ऑडिबल, सब कुछ क्लियर है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। अगर आप लोग मेंस को लेकर के इंटरेस्टेड हो, देना चाहते हो, लास्ट टाइम पे रिवीजन करना चाहते हो, ये समझना चाहते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के अंदर आने वाले हैं, हूबहू सेम पैटर्न उसी तरीके का क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से कॉपी और पेस्ट करके नहीं बनाया जाता, क्वेश्चन को ध्यान से देख करके समझ करके रेलेवेंट है कि नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं, एग्जामिनेशन में आ सकता है कि नहीं, इस पैटर्न को फॉलो एग्जाम करेगा कि नहीं करेगा, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो आपको लग रहा होगा सर ऐसा तो नहीं है रिकॉर्डेड सेशन, रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, सामने मैं खड़ा हूं, ये लाइव सेशन है। आपको लग रहा होगा आपने जैकेट नहीं पहना है, तो कमरा बंद है पूरी तरीके से, तो इतनी ठंड है नहीं, लाइट्स वगैरह जल रही है, दैट्स व्हाई मैंने कहा एक बार बता दूं, नहीं तो बाद में लोगों को लगता है ऐसा तो नहीं है, रिकॉर्डेड दे दिया मुझे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर किसी भी स्टूडेंट को वीडियो स्लो लगती है तो अपने हिसाब से 1.5x या 2x पे करके इस वीडियो को देख सकता है। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, बाकी जैसे मर्जी आप वैसे देखना चाहो आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। यहां पे है आपके सामने, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर, ठीक है। अब सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा। दैट द रिपोर्ट फेल्ड टू एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ द कम्युनिटी अनरेस्ट वर सरप्राइजिंग गिवन द एग्जॉस्टिव डेटा कंपाइल्ड ओवर सेवरल मंथ्स। इस बार जो सीजीएल 2025 प्री का एग्जाम हुआ था उनमें इतने बेहतरीन क्वेश्चंस आए थे, इतने लेंदी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आए थे, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं मेंस में तो आएगा ही आएगा। तो उसी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा, ध्यान से सेंटेंस को देखिएगा, समझिएगा, तभी आपसे हो पाएगा ये चीजें, ठीक है। जल्दबाजी में करेंगे तो चीजें हो नहीं पाएंगी। जैसे इसका आंसर सिर्फ नहीं बताया जा सकता, इसको समझाना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा दैट ही लाइड टू मी सरप्राइज्ड एवरीवन, एक सेंटेंस ये लिख दिया। दूसरा मैंने लिख दिया ही विल एक्सप्लेन, वह एक्सप्लेन करेगा व्हाट यू वांट, जो कुछ भी आप चाहते हो, ठीक है। अब इन दो सेंटेंसेस के अंदर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूं। अगर एक बार ये समझ में आ गया कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, सब कुछ आप इजीली लगा लोगे। तो यहाँ पे क्या है कि सेंटेंस की शुरुआत दैट से होती है। तो जिनको पता है, अभी यहाँ पे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा तो नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि ये लास्ट टाइम पे हम रिवीजन कर रहे हैं, तो होप सो कि आपने पहले से पढ़ा होगा। ये जो दैट है वो आपका देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो पूरी क्लॉज होती है लगी हुई, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज को पहचानने का सबसे आसान तरीका है जहां पे आपको एक सब्जेक्ट दिख जाए और एक वर्ब दिख जाए। तो एक सब्जेक्ट दिख गया, एक वर्ब दिख गया, इसको हम क्लॉज कहते हैं। अब ये कौन सा क्लॉज है, तो हमने इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज नाम दिया। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों नाम दिया, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा है, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्लियर है। उसके बाद आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहां पे ये वाली चीज थोड़ी सी आप लोग हटा देना। सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है आपका यहां तक है, राइट। अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ना, ये सेंटेंस में दो तरीके से काम करती है। ये सब्जेक्ट के तरीके से भी काम करती है और ऑब्जेक्ट। तो कभी भी आपको किसी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज देखने को मिल जाए तो आप इसका दो रोल देखोगे। पहला, या तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, दूसरा या तो ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना आप लोग पहले से जानते होंगे। जैसे किसी सेंटेंस में जो व्हाट का रिप्लाई होता है या हु का रिप्लाई होता है वो सब्जेक्ट होता है। अगर किसी सेंटेंस में जो व्हाट का रिप्लाई होता है या हुम का रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको लग रहा होगा यहाँ व्हाट दो बार आ रहा है। व्हाट का रिप्लाई आप सब्जेक्ट भी बोल रहे हो, व्हाट का रिप्लाई आप ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हो। तो आप नोटिस करना, जैसे ये वर्ब लिखी गई है तो वर्ब के पहले अगर व्हाट का रिप्लाई आ रहा है तो सब्जेक्ट हो जाता है। यहां पे जैसे वर्ब लिखी गई है, अगर वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई आता है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे आपसे कहा दैट ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला, सरप्राइज्ड एवरीवन, ये चीज सभी लोगों को सरप्राइज किया। तो क्या सरप्राइज किया, उसका झूठ बोलना। तो ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है ना, ये नाउन के तरीके से काम कर रहा है, नाउन क्लॉज है ये, ठीक है। और किसी सेंटेंस में जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो किसके तरीके से काम करता है, आपने कहा सब्जेक्ट के तरीके से काम करता है। तो इस पूरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये पूरी क्लॉज ही सब्जेक्ट के तरीके से काम करती है। यहां पे कंफ्यूजन क्यों आता है, क्योंकि यूजुअली जो हम लोग आज तक पढ़ करके आए हैं वो ऐसे पढ़ करके आए हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा राम इनवाइटेड रानी, राम ने किसको इनवाइट किया, रानी को। तो हमें पता है कि ये इनवाइटेड वर्ब है, यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ रानी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब हमारे सामने एक सिंगल नाउन या प्रोनाउन आता है तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, देख के बता देते हैं ये देखो सब्जेक्ट है, ये देखो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन जब हमारे सामने ना पूरा का पूरा ऐसा क्लॉज आ जाता है तो हमें वहां पे कंफ्यूजन होती है, यार ये जो क्लॉज है एक तो इतना लंबा चौड़ा है, ये खुद अपने साथ सब्जेक्ट लेके आता है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर के आता है, ठीक, वर्ब लेके आता है, अपना ऑब्जेक्ट लेकर के आता है।
लेकिन आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो एक्चुअली में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तरीके से काम कर सकती है किसी सेंटेंस के अंदर। जैसे यहाँ पे ये पूरी सबऑर्डिनेट क्लॉज वर्ब के पहले आई है जो कि एक नाउन क्लॉज है, तो ये सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रही है। और आपको हमेशा ध्यान ये देना है कि जब ये सब्जेक्ट के तरीके से काम करते हैं तो ये हमेशा सेंटेंस में सिंगुलर होता है, क्योंकि ये सिंगल यूनिट रेफर करता है, तो ये सिंगुलर होता है, तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। अब जैसे यहाँ पे देखिए ही विल एक्सप्लेन, वह एक्सप्लेन करेगा, क्या एक्सप्लेन करेगा, तो व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होगा, जो तुम चाहते हो। तो ये पूरा का पूरा, जैसे ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई क्लॉज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये किसका रिप्लाई है, व्हाट का। तो व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, नाउन होता है। तो मतलब ये भी पूरा नाउन क्लॉज आप इसको बोल सकते हो। इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप क्या बोल सकते हो, नाउन क्लॉज। तो ये नाउन क्लॉज किसके तरीके से काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे वर्ब के पहले आया था तो ये सब्जेक्ट था, यहाँ पे वर्ब के बाद आया है तो ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आपको पहले भी अगर ये चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं तो आपको पता होगा कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं ये नाउन के तरीके से या एडजेक्टिव के तरीके से और कभी कभी ये एडवर्ब के तरीके से काम करते हैं सेंटेंस में, जैसा इनका रोल हो। यहाँ पे इनका रोल था सब्जेक्ट का तो नाउन हो गया, यहाँ पे रोल इनका था ऑब्जेक्ट का तो ये भी हमारा नाउन क्लॉज हो गया। ठीक, डिटेल में पढ़ने के लिए बहुत सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, बाकी टीचर्स ने भी पढ़ा रखा, वहां से आप देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में। अगर ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई तो जैसे क्वेश्चन में देखेंगे तो ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो ये क्लॉज लगी है यहां तक पूरा का पूरा, अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां तक जैसे लिखा है ना, दैट द रिपोर्ट फेल्ड टू एड्रेस द रूट कॉजेस ऑफ द कम्युनिटी अनरेस्ट। तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो पूरी क्लॉज है इसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। अब हमें यह देखना है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा लिखा गया है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। यहाँ पे क्या है, तो अगर आप नोटिस करो ये वर्ब सरप्राइजिंग जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये हमारी वर्ब है। तो वर्ब के पहले ये लिखा है वो रिपोर्ट जो एड्रेस करने में फेल हो गई कम्युनिटी अनरेस्ट के रूट कॉजेस को, उसने सरप्राइज किया। तो क्या चीज ने सरप्राइज किया, इस चीज ने सरप्राइज किया, तो ये व्हाट का रिप्लाई है। तो वर्ब के पहले व्हाट का रिप्लाई जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज किसके तरीके से काम कर रही है, सब्जेक्ट के तरीके से। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारे सामने नाउन क्लॉज है, मतलब है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि नाउन के तरीके से काम कर रहा है। और नाउन किसी भी सेंटेंस में क्या बन सकता है, या तो सब्जेक्ट बन सकता है या तो ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक, अगर इसके अंदर भी हम देखें एक बार, कोई गलती तो नहीं है इस पूरे क्लॉज में, तो देखते हैं। तो ये हमारा रिपोर्ट क्या है, सब्जेक्ट है। फेल्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या फेल, मतलब फेल हो गए क्या चीज करने में, रूट कॉजेस, कम्युनिटी अनरेस्ट के रूट कॉजेस को एड्रेस करने में। तो ये जो हमारी कम्युनिटी अनरेस्ट है ये हमारा नाउन है, उसका रूट कॉजेस भी यहाँ पे ये नाउन है। दो नाउन को आपस में रिलेट करने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, जो कि ये अपने आप में बिल्कुल सही है। और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है, मतलब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब हमारी लगती है उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उसके बाद ये टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आई है जो कि हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। और हमेशा ध्यान रखिएगा फेल के बाद टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म ही आती है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे लॉजिक बता देता हूं कि जैसे होता क्या कि जैसे किसी चीज में कोई फेल हो गया, तो फेल हो गया तो मतलब वो एक्शन अनफिनिश्ड है, कंप्लीट तो हुआ नहीं। तो हो सकता है ये एक्शन फ्यूचर में हो। तो कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर एक्शन होता है या पोटेंशियल एक्शन होता है जो भविष्य में होगा, या जो अनरियलिस्टिक एक्शन होते हैं या जो हाइपोथेटिकल एक्शन होते हैं, इनको भी हम टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। मैं पूरा लॉजिक बताते हुए, पूरे रीजन बताते हुए आपको चल रहा हूं, तो वो सब कुछ अपनी जगह पे सही था। तो हमने देखा ये जो हमारी पूरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, हमने आपको बताया था सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, जब ये सब्जेक्ट के तरीके से काम करती है तो ये सिंगुलर होती है। तो अगर ये सिंगुलर होगी तो यहाँ पे वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ वर्ब की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, वाज। अब मैंने आपको ना पहले सेंटेंस में थोड़ा सा टाइम जरूर लिया है, लेकिन अब बाकी जितने भी सेंटेंसेस मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे, इससे इस मतलब पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अब इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एक ही बार आपको समझना था इन चीजों को। आगे देखिएगा यहाँ पे वाज सरप्राइजिंग हो गया। अच्छा, बहुत बार दिक्कत ये होती है कि बाकी जो हमारे सामने कुछ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज या क्लॉज लिखे होते हैं वो हमें समझ में नहीं आता ये क्यों लिखा हुआ है, तो वो भी समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, जैसे आपको लगेगा यार ये तो सरप्राइजिंग है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर दिख रहा है कि गिवन द एग्जॉस्टिव डेटा लिखा है, यहाँ पे भी वर्ब की तीसरी फॉर्म हमको दिख गई। तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ये गलती तो नहीं है। नहीं, अब आप देखो सरप्राइज थे, क्यों सरप्राइज थे, क्योंकि उनके पास सेवरल मंथ से कंपाइल किया गया एग्जॉस्टिव डेटा था, उसके बाद भी ये चीज हो गई। तो ये क्यों सरप्राइज हो गए, एग्जॉस्टिव डेटा होने के बावजूद भी। तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है
इसको हम लोग जानते हैं क्या बोलेंगे, ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये किसका रिप्लाई है, ये वाई का रिप्लाई है। तो जो वाई का रिप्लाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो हम कह सकते हैं ये एडवर्बियल फ्रेज है जो वाज सरप्राइजिंग को मॉडिफाई कर रहा है। और ये कंपाइल, फिर से देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये जो कंपाइल ओवर सेवरल मंथ लिखा है, तो मतलब आपने जो इतने महीने से कंपाइल किया है, क्या कंपाइल किया है, डेटा को कंपाइल किया है। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज लिखा है किसके लिए लिखा है, डेटा। डेटा क्या है, नाउन है। तो नाउन के लिए लिखा गया फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज। तो आप ना जब इस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा कि अगर जैसे किसी भी सेंटेंस में जो भी क्लॉज आया है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया है या कोई भी सेंटेंस के अंदर लिखा गया वर्ड जो है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसका रोल क्या है, वो क्यों रखा गया है, क्या एक्ट कर रहा है, अगर ये आपको क्लैरिटी होगी तो आप इस तरह के क्वेश्चंस बना पाओगे। अदरवाइज आप बहुत जगह पे कंफ्यूज हो सकते हो, यहां हो सकते हो, यहां हो सकते हो, यहां हो सकते हो, यहां हो सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप मेंस देने जा रहे हो तो ये कम से कम क्लैरिटी रख करके जाओ, तभी आपका काम बनेगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द थीफ वाज ग्रांटेड pardon under a general official forgiveness for people who have committed political offenses। अच्छा, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा तो एटलीस्ट पहली बार में वो क्वेश्चन आप भी ट्राई करिएगा, है ना, कि देखिए आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, बाकी मैं तो इसको करवाऊंगा। तो इसका मतलब है चोर को राजनीतिक अपराध करने वालों के लिए सरकारी माफी के तहत माफ कर दिया गया। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि थीफ जो चोर था उसको मंजूरी दे दी गई, क्या मंजूरी, मतलब उसको माफी दे दी गई, माफी के लिए उसको मंजूरी दे दी गई अंडर अ जनरल ऑफिशियल फॉरगिवनेस, उसको ऑफिशियल फॉरगिवनेस मिला फॉर पीपल हु हैव कमिटेड पॉलिटिकल ऑफेंस, मतलब जो भी उसने पॉलिटिकल ऑफेंस किया था, जो उसने राजनीतिक अपराध करने वालों के लिए सरकारी माफी के तहत उसे माफ कर दिया गया। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे क्लेमेंसी लिखा है, जैसे आपने क्लेमेंट वर्ड पढ़ा होगा, तो क्लेमेंसी का मतलब होता है काइंडनेस। यानी अगर किसी भी पर्सन को हमें यह बताना है कि वो इंसान दयालु है, जिसको हम लोग मर्सीफुल कहते हैं, मर्सीफुल, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लेमेंसी वर्ड का। ठीक है, ये भी अभी रिसेंट के एग्जाम में ये वर्ड पूछा गया था, क्लेमेंट। उसके बाद अगर मैं रिप्रीव और एक्विटल, ये तो आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी। ठीक है, अगर हमें किसी को ये बताना है कि भैया ये गिल्टी नहीं है, ठीक है, किसी को निर्दोष साबित कर देना, हिंदी लिखने, अगर आप मेंस देने जा रहे हो तो कम से कम हिंदी पे फोकस मत करिएगा, इंग्लिश पे ही फोकस करिएगा। तो इसका मतलब होता है डिक्लेयर नॉट गिल्टी, यानी किसी को निर्दोष साबित कर देना। उसके बाद अगर मैं रिप्रीव की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है डिले ऑफ पनिशमेंट। डिले मतलब देरी करना, किस चीज के लिए देरी करना, पनिशमेंट के लिए देरी करना। जैसे बहुत बार आपने अपने देश में ही देखा होगा, अपराधी पड़े लेकिन उनको सजा ही नहीं मिलती है, डिले होता रहता है, डिले होता रहता है। तो अगर पनिशमेंट के लिए डिले किया जा रहा है तो इसको रिप्रीव कहा जाता है। तो बाकी यहां पे अगर मैं आपको आंसर की बात करूं तो यहां पे जो दिया गया है गवर्नमेंट फॉरगिवनेस टू मेनी पीपल, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो गवर्नमेंट फॉरगिवनेस टू मेनी पीपल, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे ये वाला। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन ना सीजीएल 2025 में काफी पूछे गए थे और इतने लेंदी थे, इतने ट्रिकी थे, लोगों को समझ में ही ये क्वेश्चंस नहीं आए थे, क्योंकि ऐसे ऐसे होमोनिम्स के वर्ड दिए गए थे जो पहले एग्जाम में वो पूछे नहीं गए थे। तो यहाँ पे एक बार आप खुद पढ़ लीजिए इसको कि लिखा क्या है। तो इन्होंने लिखा है कि द एंशिएंट स्कॉन्स हेल्ड अ फ्लिकरिंग टॉर्च अलोंग द कॉरिडोर। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि होमोनिम्स का मतलब क्या होता है। आई होप सो आपको पहले से पता होगा। होमोनिम में क्या होता है कि इनकी स्पेलिंग सेम होती है, इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, लेकिन ये डिफरेंट मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में जो इसकी मीनिंग होगी, ठीक है, उससे अलग मीनिंग जो सेंटेंस दे रहा होगा वही उसका आंसर होगा, राइट। तो अब हमें यह समझ लेना है कि इस वाले जो सेंटेंस है उसमें मीनिंग कन्वे क्या कर रहा है। तो हमने बात करी है यहाँ पे एंशिएंट स्कॉन्स की, हेल्ड अ फ्लिकरिंग, देखिए यहाँ पे लिखा भी फ्लिकरिंग टॉर्च अलोंग द कॉरिडोर। तो ये जो स्कॉन्स लिखा है इसका मतलब है वॉल माउंटेड लाइट या वॉल लाइट हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी आपने देखा होगा, अपने देश में देखा होगा, विदेश में देखा होगा, वॉल लाइट लगी होती हैं, जैसे दीवारों पे जो लाइट लगी होती हैं, ठीक है, उनके लिए हम यूज कर सकते हैं। या हम ऐसे वॉल माउंटेड लाइट होल्डर भी बोल सकते हैं, वॉल माउंटेड
लाइट होल्डर। अब आपने क्या करना है, इस ऑप्शन के अंदर ये देखना है कि जितने भी सेंटेंस ये वाला मीनिंग कन्वे कर रहे होंगे वॉल लाइट वाला, वो आंसर नहीं होगा, जो इससे अलग कर रहा होगा वही आंसर होगा। तो पहले में कह रहे हैं कि द थीफ स्मैश्ड द वॉल स्कॉन्स एंड फ्लेड। अब ये कह रहा है कि जो चोर था उसने स्मैश कर दिया वॉल स्कॉन्स को और भाग गया। मतलब यहां पे कह रहा है कि दीवार पे लगी जो लाइट थी उसको उसने स्मैश कर दिया और भाग गया। तो यहां पे ये कौन सी मीनिंग कन्वे कर रहा है, सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। अगर ये सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये होमोनिम को जस्टिफाई नहीं करेगा। ठीक, दूसरे की बात करें, द स्टूडेंट वॉज स्कॉन्स्ड फॉर वायलेटिंग ट्रेडिशन। अब एक कोई स्टूडेंट था, उसने क्या कर दिया, जो परंपरा थी, जो ट्रेडिशन था, उसको उसने वायलेट कर दिया, मतलब उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उस परंपरा को उसने फॉलो नहीं किया। उसकी वजह से स्टूडेंट को क्या दिया गया, ऑब्वियस सी बात, उसको वॉल लाइट तो दिया नहीं जाएगा। ऐसे कंडीशन में लोगों को पनिश किया जाता है। तो यहां पे जो मीनिंग वो कन्वे कर रहा है दूसरे वाले में, वो कर रहा है पनिशमेंट का, यानी दंड का। ठीक है, उसके बाद तीसरे में दिया है ब्रॉन्ज स्कॉन्स वाज इनग्रेव्ड विद फ्लोरल मोटिव्स। अब ये जो ब्रॉन्ज स्कॉन्स था उसको इनग्रेव, इनग्रेव क्या होता है, जैसे किसी चीज पे वो करते हैं ना ये लोग, उसको क्या बोलते हैं, देखिए याद नहीं आ रहा है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे डिजाइन करते हैं ना किसी चीज को, ठीक है, उकेरना किसी चीज को, हाँ उसको बोलते हैं उकेरना। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, जो ब्रॉन्ज स्कॉन्स था यानी जो ब्रॉन्ज वॉल लाइट थी उस पे उन्होंने फ्लोरल मोटिव किया था। मोटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिजाइन बनाना, यानी जो डेकोरेटिव डिजाइन होता है, फूलों पत्तियों वाली जो डिजाइन थी उस पर बनी हुई थी, उस पर इनग्रेव किया गया था, उस पर उकेरा गया था। तो यहां पे ये जो स्कॉन्स वर्ड है इसका मतलब भी वॉल लाइट होता है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद कह रहा हॉलवे फीचर्ड अ न्यू एलईडी। अब एलईडी स्कॉन से समझ में आ गया कि हॉलवे में नया एलईडी जो स्कॉन्स है वो लगा था। तो यहां पे भी ये वॉल लाइट का मीनिंग जस्टिफाई कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर देखा जाए तो ये लास्ट वाला सेंटेंस, उसके जस्ट ऊपर सी वाला सेंटेंस और सबसे ऊपर ए वाला सेंटेंस, सबका मतलब वॉल लाइट ही है। एक बी वाला जो सेंटेंस बचता है जो इनसे डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ना इस बार मेंस में इस तरीके से तैयार रहिएगा। जैसे इस बार एक शिफ्ट में आपका पेपर होगा, तो लोगों को ये लग सकता है कि यार पेपर इजी होगा, तो मैं आपको पहले बता दूं पेपर इजी नहीं आने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पेपर बहुत डिफिकल्ट इस बार आएगा, मेरा ये मानना है, पहले से तो डिफिकल्ट ही मिलेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड मीनिंग विटी क्लेवर एंड वर्बली स्किलफुल। अब यहां पे पूछने का तरीका देखिए, वो कह रहा है कि आपको एक करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है, और पूछा ऐसे है कि वो स्पेलिंग हमें चाहिए जिसका मीनिंग विटी निकलता हो, क्लेवर निकलता हो और वर्बली स्किलफुल निकलता हो। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक वर्ड को चार तरीके से स्पेल किया गया है, जैसे यहां पे पार्सिफ्लॉज, यहां पे पर्सिफ्लॉज, पर्सिफ्लॉज, पर्सिफ्लॉज। जो इसका सही स्पेलिंग होता है, होप सो कि आपको पता हो, PERSI होता है, PRSI, ठीक है, PU नहीं होता, ये काट दीजिए, ये भी सही है। यहां पे FLAGE नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, और बाकी F होता है, PH नहीं होता, तो ये भी काट दीजिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पर्सिफ्लॉज का एक्चुअली में मतलब होता है जो लोग क्लेवर होते हैं, जैसे लाइट टीजिंग नहीं होती, कुछ लोग करते हैं लाइट टीजिंग, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो लोग जोकिंग टॉक करते हैं, जोकिंग टॉक, जोकिंग टॉक। लाइट टीजिंग क्या होता है, जैसे भाई बहन आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, दोस्त यार एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ये लाइट टीजिंग होती है। या जोकिंग टॉक, थोड़ा हंसी मजाक करना, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। बाकी आप ये भी बोल सकते हो जैसे विटी, क्लेवर एंड वर्बली स्किलफुल है ना, तो इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए कभी विटी, क्लेवर और वर्बली स्किलफुल से थोड़ा सा अलग अगर कुछ देने का ट्राई करेगा तो ये ऐसा दे सकता है, लाइट टीजिंग दे सकता है, जोकिंग टॉक दे सकता है, ये चीज। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके 2025 सीजीएल प्री में आ सकते हैं तो मेंस में ऑब्वियस सी बात आएंगे, है ना। क्योंकि अब जैसे किस्मत बहुत अच्छी है तो भाई ना आए तो अलग बात है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस बार आएगा ही आएगा, क्योंकि वो आप इतने टाइम से पढ़ा रहे होते हैं तो आप ना चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हो। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे ही आएंगे। एक बार आप देखो इसको, आपको क्या लग रहा है, आप इसको बना पाओगे? ज्यादातर लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं अगर उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो। अब जैसे हमने आपको पहला वाला जो क्वेश्चन बताया था उसी कॉन्सेप्ट पे ये काम करेगा, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट रेंडर्स द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन पर्टिकुलरली कंटेंशियस इज नॉट इट्स प्रपोज्ड रिलाइनमेंट ऑफ फिजिकल पावर्स पर से बट दैट इट प्रिज्यूम्स विदाउट empirical substantiation of physical equivalence among states
whose development baselines are incommensurable by any normative metric। अब पढ़ के ही लग रहा है ये पूरा पैराग्राफ है अपने आप में, है ना। तो देखो आप इसको जैसे आप अगर कोई रूल अप्लाई करना चाहोगे या कोई आपने ग्रामर के 120 रूल 150 रूल 100 रूल्स पढ़े हैं तो वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं काम करेगा क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का है। तो हम अगर देखें तो ये जो वाट है यहाँ पे ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखी गई है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन से जो क्लॉज लगती है ना उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे लिखा गया है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो 3 तरीके से काम करता है, नाउन के तरीके से, एडजेक्टिव के तरीके से और एडवर्ब के तरीके से। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो यहाँ पे इज लिखा गया है वो हमारी वर्ब है। तो इस वर्ब के पहले जो हमारी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आई है तो ये किसके तरीके से काम कर रही है, नाउन के तरीके से काम कर रही है। ये हमारा नाउन क्लॉज है। तो वर्ब के पहले अगर कोई नाउन क्लॉज आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आपने कहा उसको सब्जेक्ट बोल दिया जाता है। तो ये जो आपके सामने लिखा गया व्हाट रेंडर्स से लेकर के ये कंटेंशियस तक लिखा गया है, ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। इसके अंदर भी एक बार अगर हम झांक के देखें कि कोई गलती तो नहीं है तो यहाँ देखेंगे ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन व्हाट है ये एक्चुअली में इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। ये है तो इस वर्ब के लिए ये पूरा का पूरा क्लॉज ही सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं इस क्लॉज के अंदर घुस करके देखूंगा तो ये व्हाट सब्जेक्ट है, रेंडर्स उसका वर्ब हो जाएगा। और क्या रेंडर करता है, ड्राफ्ट लेजिस्लेशन। तो व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हो गया, ये ड्राफ्ट लेजिस्लेशन और पर्टिकुलरली कंटेंसस जो है वो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने वाला सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करने वाला ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया। तो इसमें भी किसी तरह की कोई गलती नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि नॉट इट्स प्रपोज्ड। तो अब उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नॉट लगा करके इसने नेगेटिव कर दिया है। तो जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा होगा, जैसे सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब आती है और फिर उसके बाद उसका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लिखा होता है। तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने वाला सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया और सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करने वाला लिंकिंग वर्ब होता है। तो यहां पे वो कह रहा है कि ये जो नॉट निगेशन को बता रहा है, इट्स को देखेंगे तो ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, प्रपोज्ड क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ये किसके लिए लिखा हुआ है, रिलाइनमेंट नाउन के लिए लिखा हुआ है। ऑफ हमारी प्रीपोजिशन होती है जो रिलेट करने का काम करती है दो नाउन को। तो यहाँ पे जो फिजिकल पावर्स है ये नाउन और रिलाइनमेंट जो नाउन है ये इन दोनों को आपस में क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। और ये जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है वो इसी के लिए लगा हुआ है, रिलाइनमेंट ऑफ फिजिकल पावर्स। यहाँ पे कोई गलती नहीं है। उसके बाद लिखा है बट दैट इट प्रिज्यूम्स। अब अगर आप इस चीज को नोटिस करो तो यहाँ पे नॉट लगा है, यहाँ पे बट लिखा हुआ है, ठीक है। यानी अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे बात हो रही है पैरेललिज्म की। अब अगर आपने पैरेललिज्म के बारे में आपने सुना ही होगा, पैरेललिज्म क्या होता है, जैसे सेम रैंक के स्ट्रक्चर में कंपैरिजन करने की बात होती है। जैसे बाल का बाल से कर रहे हैं, दाढ़ी का दाढ़ी से कर रहे हैं, कपड़े का कपड़े से कर रहे हैं, जूते का जूते से कर रहे हैं। तो ये इस तरह का कंपैरिजन आप लोगों ने सुन रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये पजेसिव एडजेक्टिव के बाद ये प्रपोज्ड रिलाइनमेंट ऑफ फिजिकल पावर्स नाउन दिया गया है। और यहाँ पे जैसे आप देखते हैं बट के बाद इट प्रिज्यूम्स दिया गया है, यानी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब दे दिया गया है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा क्लॉज बन जाता है। इधर हमारे सामने नाउन फ्रेज लिखी गई है और इधर हमारे सामने क्लॉज लिखा गया है। तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई। ये पैरेललिज्म को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो पैरेललिज्म को जस्टिफाई करने के लिए हम ऐसा अगर इसको बना दें जैसे बट के बाद इट्स प्रिजम्पशन बना दें, तो अगर आप नोटिस करो तो अब आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उधर जो रिलाइनमेंट है वो नाउन है और इधर जो प्रिजम्पशन आपने लिख दिया वो नाउन है। अब जाकर के आपका ये सेंटेंस ना करेक्ट हो गया। पहले बताओ किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? वो एक्चुअली कहना ये चाहता है यह कानून इसलिए विवाद में नहीं है कि वो जो आपकी ड्राफ्ट लेजिस्लेशन है, ठीक है, उसको बदल रहा है, बल्कि इसलिए विवाद में है क्योंकि ये मान लेता है, ये प्रिजम्पशन बना लेता है, ये मान लेता है कि सारे स्टेट्स एक जैसे हैं, मतलब हर किसी का मतलब जो स्तर है वो एक जैसा है। तो इस वजह से ये चीज विवादों में है। तो ये कह रहा है मतलब यह कानून इसलिए विवाद में नहीं कि वह वित्तीय शक्तियों को बदल रहा है, बल्कि इसलिए विवाद में कि वह मान लेता है कि सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति एक समान है, जो कि ऐसा है नहीं, ठीक। तो होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। पैरेललिज्म का क्वेश्चन है, लेकिन जैसे मॉडर्न इंग्लिश में आप देखेंगे ना तो ये दोनों बातें, मतलब जैसे पैरेललिज्म को ना बना के अगर हम क्लॉज लिखते हैं उस बात को भी ये मॉडर्न इंग्लिश जस्टिफाई कर लेता है। लेकिन ये एसएससी में क्वेश्चन इसी वजह से पूछा जाता है कि आप पैरेललिज्म का रूल लगाओ या कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है। तो इस वजह से ये होगा। होप सो कि ये भी क्लियर हो गया होगा। बाकी प्रिजम्पशंस के बाद ये जो कॉमा में विदाउट
एम्पिरिकल सब्सटेंसिएशन लिखा हुआ है। ये एक्चुअली में एक फ्रेज है जो इस प्रिजम्पशन यानी नाउन को जस्टिफाई कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। तो कहने का मतलब जो कुछ भी आपके सेंटेंस में लिखा होता है उस सेंटेंस का अपने आप में एक रोल होता है। अब खैर ये बात आप इस बात को समझो या ना समझो वो अलग चीज है, लेकिन हर सेंटेंस में लिखे गए जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनका अपना एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, उनका उस सेंटेंस में अपना रोल होता है। अगर ये चीजें हम अच्छे से पढ़ के जाएं तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम इजी कर पाएंगे। आगे देखिएगा, अब जैसे अब सबसे ज्यादा जानते हैं दिक्कत आपको कहां पे होने वाली है, इस तरह के क्वेश्चंस में होने वाली है। एक नजर तो मैं ये चाहता हूं कि आप पहले डाल लो, आपको क्या लगता है, फिर मैं आपको बताऊंगा। देख लो पहले आप, ठीक है। देखिए मैं आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगा, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे, सबसे पहले घबराइएगा मत। देखिए घबराएंगे वही लोग जो प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे। अगर इस तरह के पैराग्राफ के ऊपर आपने प्रैक्टिस किया है, मैंने कम से कम मेंस की 100 वीडियोस डाली थी ऑलरेडी बैच के अंदर, आपने अगर पढ़ा होगा तो इससे भी लेंदी लेंदी हमने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है, कि अपना आप कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लो। तो अप्रोच कैसे लगाओगे, अप्रोच ऐसे लगाओगे, पहले हमने यहाँ ऑप्शन में आके 4 देखा, 2 देखा, 2 देखा, 4 देखा। अब ऑप्शन में देखिए हमने एलिमिनेट क्या कर लिया, ऑप्शन शुरू हो रहा है 4 से, ऑप्शन शुरू हो रहा है 2 से। इस ऑप्शन के अंदर ना तो 1 है ना तो 3 है। इससे हमें यह बात समझ में आ गई कि इस पैराग्राफ की शुरुआत ना तो हम 1 से कर पाएंगे ना तो 3 से कर पाएंगे। हमें यह क्लैरिटी यहां से ही मिल गई है कि या तो इसकी शुरुआत हम 2 से करेंगे या तो इसकी शुरुआत हम किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा हम अंधी नहीं मार सकते कि 2 से शुरू कर लेते हैं 4 से, हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के समझना पड़ेगा, फिर ही हम इसको शुरू कर पाएंगे। जैसे यहां लिखा है डीजेनरेटिव एंड मैन मेड डिजीजेस और रेदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस मार्क एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो हमारे सामने 2 टर्म यहां पे आ रहा है, एक डीजेनरेटिव टर्म आ रहा है और मैन मेड डिजीज आ रहा है। तो ये डीजेनरेटिव एक्चुअली में होता क्या है, डीजेनरेटिव डिजीज वो डिजीज होते हैं जो शरीर में धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा तभी क्लैरिटी मिलेगी। अगर यहाँ पे डीजेनरेटिव डिजीज की बात कर रहा है और मैन मेड डिजीज की बात कर रहा है, तो डीजेनरेटिव डिजीज वो डिजीज होते हैं जो शरीर में धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब ऐसे कौन से रोग हैं जो शरीर में धीरे धीरे बढ़ते हैं और वो मैन मेड भी हो, तो ऐसे जैसे हार्ट डिजीज की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, और आपके डायबिटीज की बात कर लेते हैं, ओबेसिटी यानी मोटापे की बात कर लेते हैं, ये सब मैन मेड डिजीज हैं, इंसान ने खुद बनाया है। जैसे इंसान की लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है, उसने अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी बना ली है कि उसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उनकी ओबेसिटी, उनका मोटापा बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये शरीर में अचानक से नहीं बढ़ जाते कि आज मतलब आपने कुछ खाया कल आपको दिक्कत हो गई, मोटापा हो गया, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो इनको डीजेनरेटिव और क्या बोलते हैं, मैन मेड डिजीज बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि एक दूसरे को छूने से ये फैल जाएगी, है ना, ऐसा भी नहीं होता है। मार्क, अब ये जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन लिखा है इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, तो ये कहना चाहता है कि इस कंटेम्परेरी वर्ल्ड में, मतलब आप ऐसे समझो कि आज के समय में बात हो रही है, बीमारियों का जो स्वरूप है वो बदल गया है। क्योंकि ये जो हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं ना, तो ट्रांजिशन बदलाव की बात कर रहा है। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, जैसे आपने आजकल इंस्टाग्राम पे देखा होगा, लड़कियां अपनी ट्रांजिशन दिखा रही हैं, लड़के अपना ट्रांजिशन दिखा रहे हैं, तो ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव। तो एक्चुअली ये जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड है, ये जो आज की दुनिया है, ये बीमारियों का स्वरूप बदल गया है। पहले कैसी बीमारियां हुआ करती थी, जैसे हैजा हुआ करता था, कालरा हुआ करता था, इस तरह की बीमारियां हुआ करती थी, मलेरिया हुआ करता था, लेकिन वो बीमारियां बहुत हद तक कम हो गई हैं। अब इस तरह की बीमारियां आ चुकी हैं, जैसे हार्ट डिजीज आ चुका है, ओबेसिटी आ चुका है, डायबिटीज आ चुका है ना, इस तरह की बीमारियां आ चुकी हैं। तो ये होप्स हो कि आपको इसका आइडिया लग गया, ठीक है, ये क्या बात हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे। और जो मैंने आपको बताया ये जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन लिखा है, इसका मतलब ये कि समय के साथ बदलाव की बात कर रहा है, समय के साथ रोगों के परिवर्तन की बात कर रहा है। अब आपको लग रहा होगा इतना मैं क्यों समझा रहा हूं, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं अप्रोच का। अगर ये चीजें नहीं समझोगे तो लॉजिकली इसको कर नहीं पाओगे, मतलब कॉन्टेक्स्ट ही नहीं क्लियर होगा आपका, ठीक है। जैसे आप दूसरे वाले में देखिए, जो स्कॉलर्स हैं वो रिटेरिएट करते हैं कि ये जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन एंड स्ट्रक्चरल चेंज है डिजीज के अंदर, इसके पैटर्न के अंदर, वो इनएविटेबल है। और यहां पे ओमरान्स एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थ्योरी 1971 पोर्ट्रेड अ क्लियर पिक्चर ऑफ द चेंजिंग पैटर्न ऑफ डिजीज प्रीवेलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहना ये क्या चाहते हैं, विद्वानों का मानना है कि समय के साथ बीमारियों में बदलाव होना तय है।
आप ये चीज नोटिस आप कर रहे होंगे कि विद्वानों का मानना है कि समय के साथ बीमारियों में जो जो मतलब ट्रांजिशन हो रहा है, जो बदलाव हो रहे हैं, वो तय है। पहली बार आप देखेंगे ये जो टर्म हमने यूज किया था वो हमने यहाँ पे यूज किया था, राइट। और साथ में आप देखोगे ये जो ऑमरन्स एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थ्योरी है वो 1971 में इंट्रोड्यूस की गई थी। क्लियर पिक्चर बताया गया था वहां पे, जो डिजीज के पैटर्न चेंज हो रहे हैं उसके बारे में बात हुई थी। डिजीज का पैटर्न चेंज होने का मतलब, जैसे मैंने बताया, पहले अलग तरह की बीमारियां होती थी, अब अलग तरह की बीमारियां होने लगी है, राइट। अब एक चीज आप नोटिस करो, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट हो तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट था, तो शुरुआत तो हमें चौथे से ही करना है। कुछ बच्चे इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पहला वाला देखा तो उनको यहाँ पे ही देखने को मिला, तो उनके दिमाग में तुरंत ये माइंड में क्लिक किया होगा, यार ये जो ही है ये तो प्रनाउन है, तो ये प्रनाउन जाहिर सी बात है किसी नाउन के लिए यूज किया गया होगा। अब अगर हम नाउन की बात करें, जैसे ही आर्ग्यूड दैट द डिजीज पैटर्न इज शिफ्टिंग फ्रॉम द प्रीडोमिनेंस ऑफ इन्फेक्शियस एंड पैरासिटिक डिजीज टू क्रॉनिक एंड मैन मेड डिजीज। जैसा कि हमने बताया, जो पहले ना प्रीडोमिनेंस ऑफ इन्फेक्शियस एंड पैरासिटिक डिजीज, मतलब जैसे हमने बताया मलेरिया हुआ करता था, या छुआछूत की बीमारियां हुआ करती थी, या किसी को बुखार हैजा टाइप की इस तरह की बीमारियां हुआ करती थी, अब वो बीमारियां बदल गई मैन मेड डिजीजेस के अंदर, क्रॉनिक डिजीजेस, ऐसी डिजीजेस जो बहुत लंबे समय से लोगों को होती, मतलब बहुत लंबे समय तक बॉडी में रहती हैं, शरीर में रहती हैं। तो ही कौन है, ये है, इसके बारे में बात हो रही है, ऑमरन्स के बारे में बात हो रही है। तो हमें यह समझ में आ गया कि यार दूसरे के बाद ना पहले का पेयर बनेगा, तो हम ऐसे भी देख सकते थे, चौथे से शुरू हो रहा है, दूसरे के साथ पहले का पेयर बन रहा है, तो क्या यहाँ दूसरे के साथ पहले का पेयर था, नहीं था। क्या यहाँ दूसरे के साथ पहले का पेयर था, नहीं था। क्या यहाँ दूसरे के साथ पहले का पेयर है तो सही, लेकिन चौथे से नहीं शुरू हो रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, तो ये भी, तो 4 2 1 3 ये चीज हो जाएगा। तो होप सो कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले बताइए क्या क्लियर है क्या आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीजें। जैसे आप नेक्स्ट वाले को देखो, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे सामने सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्सिक्वियस। ऑब्सिक्वियस क्या होता है एक्चुअली में, ईगर टू प्लीज। हमारे इंडिया के अंदर आप देखोगे ना, बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको हम बोलते हैं चाटुकारिता करने वाला, चापलूसी करने वाला, मतलब दूसरों का खुशामदीद करने वाला। जो लोग होता नहीं है, अरे सर आप ही हैं सब ना, अपने काम के लिए दूसरों के चाटना, उसको बोलते हैं। ईगर मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक होना, प्लीज मतलब खुश करने के लिए। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओबीडियंट। ओबीडियंट इसलिए इनको बोल दिया जाता है ना, वो जो भी कहेगा वो सारी बातें उसकी मानते हैं, तो ओबीडियंट वो होता है जो आज्ञा का पालन करता है। या इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज कंप्लायंट। तो आप कंप्लायंट यूज कर लो, ओबीडियंट यूज कर लो, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, जैसे सबमिसिव हम यूज करते हैं, तो सबमिसिव वर्ड भी इसके लिए यूज किया जा सकता है। डुसाइल वर्ड आपने सुना होगा, ये भी इसके लिए यूज किया जा सकता है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अब यहां पे देखिएगा क्या है, डोमिनरिंग। डोमिनरिंग मतलब डोमिनेंट से बना है, जैसे जो लोग कंट्रोल करते हैं, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं, बॉसी, कंट्रोल करने वाला। उसके बाद जैसे सबमिसिव है, तो सबमिसिव क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्बल। उन लोगों को बोला जाता है जो इंसान बहुत ज्यादा मॉडेस्ट होता है। मॉडेस्ट मतलब समझ रहे हो, जो बहुत पोलाइट होता है, विनम्र होता है, उसके लिए यूज करते हैं। बाकी आपका ये जो एफेबल है, एफेबल मतलब क्या होता है, जो लोग फ्रेंडली होते हैं। फ्रेंडली को हम ऐसा बोल सकते हैं जो इंसान बहुत ज्यादा सोशल होता है, यानी लोगों से मतलब रखता है, बातचीत करता है, ऐसे लोगों के लिए यूज करते हैं, राइट। तो उनको एफेबल बोला जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे एमिएबल भी लिख लो, यहाँ पे फ्रेंडली लिख लो, ये होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो जैसे लिखा है द साइंटिस्ट गैदर टू डिस्कस टॉपिक्स दैट आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे साइंटिस्ट जो है वो गैदर हुए हैं डिस्कस करने के लिए उन टॉपिक्स को जो इंसान की लिमिट से बाहर है या इंसान के नॉलेज के परे। तो कोई चीज अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो आपके लिमिट के बाहर है, बियॉन्ड योर कैपेबिलिटी, जो आपकी क्षमता के बाहर है, आपकी योग्यता के बाहर है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक एक करके देखते हैं चीजों को। जैसे अगर मैं प्रैग्मेटिक की बात कर रहा हूं, तो देखिए ये जो प्रैग्मेटिक वर्ड है, इसका मतलब होता है अगर कोई चीज को हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बोल लो, या आप इसको रियलिस्टिक बोल लो, ठीक है, या आप इसको लॉजिकल, सिंपल शब्दों में लॉजिकल बोल दो, या फिर आप इसको रीजनेबल भी बोल सकते हैं। तो इनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, रीजनेबल। अब यहाँ पे हमारे सामने एक है एम्पिरिकल, ये भी नया वर्ड हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो इसका मतलब होता है यू कैन से कि ना बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। जैसे कुछ चीजें होती हैं इंसान के ऑब्जर्वेशन पे, ऑब्जर्वेशन मतलब नहीं समझ में आपको आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको आसान कर देता हूं, एक्सपीरियंस।
बहुत सारी आपकी जिंदगी में भी होगी जो आपके अनुभव के आधार पे होगी। मेरी भी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेरे अनुभव के, जो मैंने अनुभव किया है उस आधार पर हम कहते हैं, बताते हैं, होती हैं, ठीक है। तो जो एम्पेरिकल होता है, जब हम ये कहना होता है कि कोई इंसान के एक्सपीरियंस के आधार पे या किसी के ऑब्जर्वेशन के आधार पे होता है, तो उसके लिए एम्पेरिकल बोला जाता है। यहाँ पे मेटाफिजिकल की बात हो रही है और एनालिटिकल की बात हो रही है। तो एनालिटिकल मतलब भी वही होता है जो चीज लॉजिकल हो, ठीक है, उसके लिए एनालिटिकल बोलते हैं। बाकी मेटाफिजिकल जो होता है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेटाफिजिकल जो वर्ड है इसका मतलब हो गया कि बियॉन्ड ह्यूमन नॉलेज। अगर किसी चीज को हमें यह बताना है कि कोई चीज ह्यूमन नॉलेज के बियॉन्ड है, ह्यूमन कैपेबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी के बियॉन्ड है, तो उसके लिए मेटाफिजिकल यूज करते हैं। तो आंसर आप यहां पे क्या लगा लोगे? मेटाफिजिकल। एक लड़का बोल रहा है जो 7वां क्वेश्चन था ये क्या था? अच्छा, अपोजिट था ये, ओके। तो यहाँ पे तो भैया हमने सिनोनिम बता दिया था एक्चुअली। अब यहाँ पे आप ओबीडिएंट की बात कर रहे थे, तो अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूंगा तो अपोजिट इसका क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, एफेबल तो नहीं हो सकता किसी भी हाल में, क्योंकि उधर हम ओबीडिएंट और फ्रेंडली की बात कर रहे हैं, तो इसको तो आप हटा ही दो। यहाँ पे हम्बल भी नहीं हो सकता, ये तो इसका सिनोनिम है। डोमिनेरिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि बात यहाँ पे हो रही है ओबीडिएंट की, आज्ञा पालन करने वाले की, जो दूसरे के खिस्सामेदीद करता है, खुश करता है, ईगर टू प्लीज करता है। तो उसका उल्टा डोमिनियरिंग कर लो, क्योंकि डोमिनेट करने वाला जो इंसान है ना, वो कंट्रोल करना चाहेगा, वो किसी की मानना नहीं चाहेगा, वो अपनी चलाना चाहेगा। तो इस वजह से इसका ए कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, बायस वगैरह, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए, ये भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। जैसे क्वेश्चन क्या कहता है कि द ट्रैवलर सेड टू द पुलिसमैन, कैन यू टेल मी हाउ फार द स्टेशन इज फ्रॉम हियर। अब जैसे रिपोर्टेड स्पीच बनाना है तो हमें कभी भी ना पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना होता, ये बात तो आपको भी पता है जो मेंस देने जा रहा है। तो आपने क्या करना है कि आप ना 2-3 चीजें देखो। सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि कैन आया है, तो हमें पता है कि यार कैन का हम क्या बनाएंगे, आपने कहा कैन का कुड बनाएंगे, ये हो गया। उसके बाद टेल मी हाउ फार द सिचुएशन इज, जैसे यहाँ पे इज है, इसका हम क्या बनाएंगे, वाज बनाएंगे। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ कैन ही लिखा गया है, हमने काट दिया। यहाँ कुड है, यहाँ भी कुड है, यहाँ भी कुड है। आगे देखते हैं तो स्टेशन के बाद यहाँ पे इन्होंने वाज लिखा है, सही है। यहाँ पे क्या लिखा है, वाज लिखा है, अच्छा ये भी सही हो गया इस हिसाब से। यहाँ भी वाज लिखा है, अब करें तो करें क्या, इस चीज से ये ट्रिक तो काम किया नहीं, एलिमिनेशन एक ही का हो पाया है। तो फिर हम यहाँ देखेंगे, जो ट्रेवलर है सेड टू द पुलिसमैन। अब सेड टू द पुलिसमैन हमने यहाँ पे बोल तो दिया है। अब अगर आप नोटिस करोगे, ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहता है। तो रिपोर्टेड स्पीच को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा सेंटेंस है, आपने कहा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब मुझे एक बात बताओ, आप इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में है, जब हम उसका बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, तो वहां पे क्या लिखा जाता है? तो आप कहोगे वो तो असर्टिव में लिखा जाता है। पहली बात, असर्टिव का मतलब हो गया जैसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। और अगर मैं कहूं कंजंक्शन क्या लगाया जाता है, तो आप कहोगे कंजंक्शन में पहली बात तो दैट नहीं लगाया जाता, इसको हटा दीजिए, लगाया तो इफ जाता है। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ट्रैवलर टोल्ड। अब एक चीज और नोटिस करिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस में है तो सेड टू की जगह पे टोल्ड नहीं होता, सेड टू की जगह पे आस्क्ड होता है। तो फिर आप सोचोगे टोल्ड कहां होता है? टोल्ड तब होता है जब आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका सेंटेंस लिखा हो, अगर वो असर्टिव है तब टोल्ड लिखिए, लेकिन ये तो इंट्रोगेटिव है, दैट्स वाई यहाँ पे आस्क्ड होना चाहिए। तो इन्होंने टोल्ड लगा के ये मामला खराब कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारा बी बच गया, ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए, अब इसको क्वेश्चन देखिए। अब जैसे इतना लेंदी क्वेश्चन है ना, तो लेंदी क्वेश्चन देके डरिएगा मत एग्जामिनेशन के अंदर, ध्यान से, पेशेंस के साथ, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के साथ करिएगा। जैसे यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है आपसे, क्या करना है, सेम चीज वही करनी है। आप सबसे पहले वर्ब देखिए, यहाँ पे हैव नॉट कंप्लीटेड है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो हैड नॉट आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए इस तरीके से, हैड नॉट, ठीक। यहाँ पे हैव था, इसको एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे अगर नोटिस करें तो यहाँ भी हैड नॉट है, यहाँ डिडंट है, और यहाँ हैडेंट है। तो ये डिडंट वाले को भी हटा देते हैं, ठीक। आगे है योर असाइनमेंट येट सबमिट देम बाई टुमारो। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार यहाँ पे अचानक से एक फुल स्टॉप आता है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट देम बाय टुमारो आ जाता है। तो पहले एक तो देखिए टुमारो का होता क्या है, तो टुमारो का बाय द नेक्स्ट डे होता है। यहाँ पे इन्होंने टुमारो ही लिख दिया है, दैट्स व्हाई ये गड़बड़ हो गया। ये बाय द नेक्स्ट डे वाला यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको और फंसाना होता तो ये ऐसे फंसा देता कि जैसे यहाँ टुमारो की जगह अगर मान लीजिए हमने बाय द नेक्स्ट डे हमारे ऑप्शन में आ जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में पहले हमने हैडेंट देख लिया यहाँ पे, चलिए ये ठीक है।
उसके बाद हम ऐसे देखेंगे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट दे, यहां तक सेम था। उसके बाद हैडंट कंप्लीटेड ये भी सही था। दियर दे के साथ दियर ये भी सही था। असाइनमेंट्स ये भी सही था। येट ये भी सही था। उसके बाद यहां पे लिखता है आस्क्ड देम, यहां लिखता है इंस्ट्रक्टेड देम। अब आस्क्ड देम होगा या इंस्ट्रक्टेड देम होगा? अब जरा आप नोटिस करिए, यहां पे टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा आपको सबमिट करना है कल तक। अब टीचर यहां पे कर क्या रहा है? ये एक्चुअली में जो आपका लिखा गया है ना, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। इस इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर जो टीचर है, इस सेंटेंस के थ्रू आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है। तो जब हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो उसके लिए हम इंस्ट्रक्टेड यूज करेंगे, ना कि हम आस्क्ड यूज करेंगे। तो यहां पे आस्क दिया था, ये गड़बड़ हो गया। तो यहां पे इंस्ट्रक्टेड आपका सही हो गया। इंस्ट्रक्टेड देम टू सबमिट, और यहां देखिए दे मस्ट सबमिट लिखा गया था। यहां पे इन्होंने क्या बना दिया, एक क्लॉज बना दिया था। लेकिन अगर आप यहां देखोगे क्लॉज नहीं बना है, इन्होंने क्या करा, इंस्ट्रक्टेड देम के बाद टू सबमिट लिख दिया है। एक्चुअली ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। तो जब हम इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हम टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म यूज कर लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ओपन द डोर, जब हम इसका बनाते हैं ओपन द डोर का, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, टू ओपन द डोर। फॉर एग्जाम्पल ही सेड ओपन द डोर, मैंने कहा ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। हमने क्या बोला, ही सेड ओपन द डोर, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। तो टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म यूज होती है, लेकिन इन्होंने ये पूरा क्लॉज रख दिया, दैट्स वाई ये गलत और हो गया। तो यहाँ पे बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मच ऑफ व्हाट अपीयर्स टू बी कोऑर्डिनेशन अमंग द रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स आर इन फैक्ट कोइंसिडेंटल ओवरलैप्स कॉज्ड बाय डिफरिंग मैंडेट्स। ठीक, अब यहां पे एक चीज आप नोटिस करो सेंटेंस के अंदर, जैसे लिखा है मच ऑफ व्हाट, अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो यहां पे आप देखेंगे ऑफ क्या है, आपने कहा ये प्रेपोजिशन है। तो ये जो हमारी प्रेपोजिशन होती है, अपने बाद आने वाला जो भी नाउन होगा, देखिए प्रेपोजिशन के बाद ना ध्यान रखिएगा इस बात को, जो भी नाउन आएगा या जो भी प्रोनाउन आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्चुअली हमें कंफ्यूजन नहीं होता है जब कोई सिंगल नाउन हो या सिंगल प्रोनाउन हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक पूरा का पूरा नाउन फ्रेज आ जाए, ठीक है, एक पूरा का पूरा नाउन क्लॉज आ जाए, तो हमें क्या होने लगती है, वहां पे होने लगती है समस्या। क्योंकि ये क्या होते हैं, जो क्लॉज होती है, जो फ्रेज होती है, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो ये थोड़े लेंदी बन जाते हैं। तो लेंदी बनने की वजह से क्या होता है कि सेंटेंस पकड़ में नहीं आता है। जैसे अगर आप नोटिस करो, ये प्रेपोजिशन के बाद मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई ये जो पूरा का पूरा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी जो कि नाउन क्लॉज है अपने आप में, ये पूरा का पूरा इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब आप कहोगे कैसे पता, ठीक है, आप अगर सेंटेंस के पैटर्न को नोटिस करो या स्ट्रक्चर को नोटिस करो, तो यहाँ पे ये जो वाट लिखा है वो आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो हमें पता है कि भाई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से लगाई गई क्लॉज जो होती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो ये पूरा लिखा गया जो क्लॉज है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाट उसका सब्जेक्ट है, ये जो अपीयर्स है ये उसका वर्ब है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें टू बी कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ है, यानी इसका इन्फिनेटिव फ्रेज लिखा हुआ है। फिर हमें पता है कि जो एमंग है वो दो से ज्यादा नाउन के लिए लगाया जाता है। तो देखिए एमंग द रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, ये भी सही था। अब क्या है कि ये जो पूरा, जैसे अब ये प्रेपोजिशन, ये पूरा का पूरा जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि अपने आप में नाउन क्लॉज है। अब आपको लगेगा कि आपको कैसे पता कि सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन के तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद लग रहा है। तो प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो यहाँ कोई सिंगल नाउन प्रोनाउन या नाउन फ्रेज नहीं, पूरा का पूरा एक नाउन क्लॉज ही लिखा गया है जो कि इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और हमने ये भी देख लिया कि कहीं कोई गलती इस क्लॉज में था ही नहीं, और जो सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है वो मच कर रहा है। तो हम सबको पता है कि भाई यहां से लेकर के यहां तक सब्जेक्ट का ही रेफरेंस माना जाएगा, क्योंकि मच अपने आप में अलोन स्टैंड नहीं कर सकता है। तो इस वजह से ये मच जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, क्योंकि मच क्या होता है, क्वांटिटी को रेफर करता है, तो वो सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी को तो काउंट कर नहीं सकते हैं। तो इस वजह से ये जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे इज लिख देना है, सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अब देखो ये जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आया ना, कभी कभी पता क्वेश्चन सिंपल होते हैं लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले अप्रोच करने का तरीका बता देता हूं, एक नजर तब तक आप डाल लो, ठीक है, आप खुद देख लो इसको। अगर आपको पॉज करके देखना तो आप पॉज करके भी देख लेना, है ना, मैं करवाता हूं आपको।
जैसे ऑप्शन में देखिए एक है, दो है, दो है, तो मतलब ऑप्शन में 1 आया है, 2 आया है, तो क्या नहीं है ऑप्शन में? 3 नहीं है, 4 नहीं है, हमने तुरंत एलिमिनेट कर दिया। हमें ये बात समझ में आ गई, या तो 3 से शुरू, या तो 1 से शुरू होगा या तो 2 से। अब हमारे सामने देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, एक बार पढ़ना पड़ेगा। पीपल ऑफ एवरी कंट्री थिंक वेरी हाईली ऑफ देमसेल्व्स एंड कंसीडर देयर कंट्री द बेस्ट और द ग्रेटेस्ट। जो हर कंट्री के लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वेरी हाईली ऑफ देमसेल्व्स एंड कंसीडर देयर कंट्री, मतलब अपने आप को और अपनी कंट्री को लोगों से बेहतर मानते हैं। तो वी हैव टू कीप व्हाट इज गुड एंड डिस्कार्ड व्हाट इज बैड। अच्छा, वी हैव टू कीप, अब ये जो वी है ऑब्वियस सी बात है ये प्रोनाउन है, तो ये किसी नाउन के रेफरेंस में आया होगा। किस नाउन के रेफरेंस में आया होगा? एवरी कंट्री के पीपल के रेफरेंस में आया होगा। तो हम इससे शुरुआत तो नहीं कर पाएंगे, शुरुआत तो एक से ही होगी, तो इसको एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ एक के बाद 4 है, यहाँ एक के बाद 2 है, तो एक के बाद 2 आए, ठीक है, एक के बाद 2 आए या एक के बाद 4 आए। अब उसके लिए हमें एक बार 2 भी पढ़ना पड़ेगा, एक बार 4 भी पढ़ना पड़ेगा। तो 2 तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, 4 पढ़ लेते हैं। नो कंट्री कैन बी एब्सोल्युटली गुड जस्ट एज नो मैन कैन बी थॉरली गुड। तो कह रहा है कि कोई भी कंट्री पूरी तरीके से अच्छी नहीं हो सकती और कोई भी इंसान पूरी तरीके से अच्छा नहीं हो सकता। वन मस्ट कल्टिवेट द एबिलिटी टू डिस्टर्न द गुड फ्रॉम द बैड। हमें क्या करना है कि जो अपनी बुरी चीजें एक तरीके से उसको डिस्कार्ड करें और अच्छी चीजों को हमें अपनाना चाहिए। तो अब हमें 2 भी पढ़ लिया, हमने 4 भी पढ़ लिया। अब 2 आए या 4 आए ये आपको समझना है। आप नोटिस अगर इस बात को करोगे तो यहाँ पे एक तो पहले वाले में क्या बोला गया था कि लोग अपने देश को और अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं। जनरली जब हम कोई इस तरह का जनरल स्टेटमेंट देते हैं तो इस जनरल स्टेटमेंट के बाद उसका काउंटर पॉइंट लिखना चाहिए। जैसे हमने बोला ना कि ये चीज में तो ये अच्छाइयां हैं, ये एक्चुअली लैंग्वेज कहने का बताने का एक तरीका होता है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। तो जनरली हम किसी के बारे में जब एट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तो हम ऐसे ही बात करते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं और उस जनरल स्टेटमेंट के बाद उसका काउंटर पॉइंट देते हैं। तो जो पहला वाला है और चौथा वाला है, आप देखेंगे ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? काउंटर कर रहे हैं। तो ये पहला जनरल ऑब्जर्वेशन है, दूसरा उसका काउंटर पॉइंट है। तो एक के साथ जो 4 का पेयर है वो यही है। उसके बाद 2 में देखेंगे तो लिखा है वी हैव टू कीप व्हाट इज गुड, हमें उन चीजों को रखना है जो अच्छा है और बुरी चीजों को हटा देना है। तो एक्चुअली में देखेंगे तो ये आपके लिए एक गाइडलाइन है, ठीक है, क्या है? गाइडलाइन। और लास्ट में जो आपका बचता है 3, वी शुड एक्सेप्ट व्हाट एवर गुड वी मे फाइंड इन अदर कंट्रीज। दूसरी कंट्रीज में जो अच्छा है हमको वो देखना है, बुराई नहीं देखनी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? इस सेंटेंस को कंक्लूड कर रहा है। तो जो कंक्लूजन है उसको हम लास्ट में रखेंगे। तो 1 4 2 3। अगला देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। इसमें भी हमको एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। अब देखिए अभी तक हमने इस तरह के आपको इतने सेंटेंसेस बता दिए। अब होप्स हो कि इस तरह का कोई सेंटेंस बनेगा आपके एग्जाम में तो आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे दैट है, तो दैट आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इतना तो बात क्लियर हो रही होगी अब तक। तो द फ्रेमवर्क लैक्स प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी जो यहाँ पे लिखा गया है, ये क्या हो जाएगा? आपने कहा इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो लो ये सब्जेक्ट कह रहा हूं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई जो क्लॉज है ये इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, है ना। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, ये या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या तो फिर ये एडवर्ब होगा। यहां पे ये किसके तरीके से काम कर रहा है? आप देखेंगे ये आर आया हुआ है, ये वर्ब है, तो वर्ब के पहले हमने एक क्लॉज इंट्रोड्यूस किया है। ऑब्वियस सी बात है वर्ब के पहले सब्जेक्ट ही आना चाहिए। सब्जेक्ट एडजेक्टिव या एडवर्ब तो होगा नहीं, नाउन होना चाहिए। तो ये हमारी नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज में भी अगर हम ध्यान से देखें कोई गलती तो नहीं है। आपने कहा फ्रेमवर्क इसका सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है जो कि सिंगुलर वर्ब है। इस क्लॉज की वो लैग क्या करता है? प्रोविजंस लैग करता है फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। तो इसमें तो कोई गलती नहीं है। और ये देखिए इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो फ्रेमवर्क है ना। और ये जो पूरी क्लॉज है यहां से लेकर के यहां तक लिखी गई जो पूरी की पूरी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि नाउन क्लॉज के तरीके से काम कर रही है, जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। तो सब्जेक्ट नाउन क्लॉज जो होता है या सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसको तो सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ पे भी सिंगुलर होना चाहिए, ये इज लिख दीजिए, आपका सही हो जाएगा। बाकी सारी चीजें आपकी सही है, ठीक है। आगे देख लो आप, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? इज लेस प्रॉब्लमेटिक देन द अजम्पशन। यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन सेम रैंक में कर रहे हैं। प्रॉब्लमेटिक नाउन है, अजम्पशन नाउन है, कोई गलती नहीं, पैरेललिज्म को फॉलो कर रहा है। आगे फिर से देखेंगे दैट हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। क्लॉज बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो ऑल पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो ये विल जो है उसका वर्ब हो गया।
उसके बाद विल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, तो यहाँ पे देखिए वर्ब की पहली फॉर्म आई हुई है। ये जो कॉमा में लिखा गया हमारे सामने विदाउट कोएर्शन है, ये क्या है, एक्चुअली में एडवर्ब है। ये एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। एडियर के बाद प्रीपोजिशन टू आता है, द सेंट्रल डायरेक्टिव एज फ्रेम्ड, ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, अगला देखिएगा, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिकल्सिट्रेंट। ठीक है, देखो रिकैल्सिट्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये वर्ड हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। एक बार आप बताना, पहले भाई एक बार और बता दो सभी लोग यहाँ पे कमेंट करके। एक्चुअली ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट के 10 दिन बचे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि यूट्यूब पे भी जो स्टूडेंट हैं उनको इसका फायदा मिल जाए, एटलीस्ट एक आइडिया उनको मिल जाए। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मैं ये कॉमेंट के लिए पूछ रहा हूँ, जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ना उनको पूछ रहा हूँ कि जो अभी ये लाइव देख रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर, ये अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल आपको दे दूंगा। मतलब ये रात के अभी कितने बज रहे हैं, यहाँ पे 10 बजने वाले हैं, तो ये कल शाम तक यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं। ठीक है, उनका भी थोड़ा फायदा हो जाए, मैं ये सोचता हूँ। तो ऐसा नहीं कि अभी मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ भाई आवाज बताओ, तो लड़के वहां यूट्यूब पे सुने, उनको लगे अच्छा पुरानी वीडियो है, पुरानी वीडियो है ना। आजकल ये सब बहुत चल रहा है। समझ में आ रहा है, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है ना, बता देना भाई एक बार। देखो रिकैल्सिट्रेंट का मतलब क्या होता है, डिसओबीडियंट, जिनको हम रेबेलियस कहते हैं। रेबेलियस वो लोग होते हैं जो विद्रोही होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसओबीडियंट। तो डिसओबीडियंट बोल लीजिए आप, रेबेलियस बोल लीजिए आप, रेसिस्टेंट बोल दीजिए। अब देखो कुछ लोगों को लगेगा ये आप रेसिस्टेंट क्यों बोल रहे हो। एक्चुअली देखिए ना, रेसिस्टेंट हम इस सेंस में बोल रहे हैं जो लोग ना थोड़े ढीठ होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को मानते नहीं है, किसी चीज को समझते नहीं है, जो रूल रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो इस वजह से आप रेसिस्टेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो जिद्दी होता है, विद्रोही होता है। अब यहां पे जैसे पेंसिव लिखा है, तो पेंसिव का मतलब होता है किसी चीज को कंटेम्पलेट करना। कंटेम्पलेट का मतलब होता है किसी चीज को पॉन्डर करना। पॉन्डर करने का मतलब होता है किसी चीज को विचार करना, टू थिंक अबाउट समथिंग, टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में गहन विचार करना। एमिएबल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। ठीक है, उसके एमिएबल लिख लो आप, एफेबल लिख लो, एफेबल वर्ड बताया था ना आपको, ये चीज एमिकेबल भी होता है। सबमिसिव वो होते हैं जो लोग ओबीडियंट होते हैं, ओबीडियंट बोल लीजिए, कंप्लायंट बोल लीजिए, जो लोग आज्ञा का पालन करते हैं, जिनको हम लोग डुसाइल भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद डिफाइंड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 3 सिनोनिम इधर हो गया, एक सिनोनिम इधर हो गया, 4। यहां पे देखिएगा, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ ड्रग हेलुसिनेशन एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहां पे हमारे सामने पूछने का इनका तरीका देखिए, करेक्ट स्पेलिंग इनको जानना है किस चीज का, ऑफ अ ड्रग हेलुसिनेशन। ठीक है, अब जैसे हेलुसिनेशन क्या होता है, जैसे हेलुसिनेशन एक्चुअली में होता है मतलब भ्रम, एक तरीके से फॉल्स परसेप्शन। ठीक है, जब किसी चीज को लेकर के आपको भ्रम हो जाए, जैसे कभी हम रात में चल रहे होते तो हमको लगता है कुछ दिखा, बहुत बार चीजें होती भी हैं। ठीक है, आप भगवान से मनाइए ये चीज आपको ना दिखे। बाकी फॉल्स परसेप्शन यही होता है कि कभी कभी ना आपको चीजों को लेकर के भ्रम हो जाता है, उसको बोलते हैं। तो बताओ ये क्या होगा, यहाँ पे जो फॉल्स सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो फॉल्स परसेप्शन होता है, जो भ्रम होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है हैलुसिनोजेनिक। अब इसकी जो सही स्पेलिंग होती है आप यहां पे मुझे बता दो, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं तो आपको बताऊंगा। ठीक है, हैलु सही है यहां तक, सिनो CINO होता है, यहां एस कर दिया, गलत हो गया। जेनिक में ई लगना चाहिए, यहां ई हटा दिया, यहां ए कर दिया, तो यहां पे सी, और ये देखिए एडजेक्टिव है आपका, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। अगला देखिएगा, हमारे सामने पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट अपनी तरफ से बना भी दूंगा आपके लिए। ठीक है, ये आपके ऊपर है, बता देना मुझे। बाकी पैसिव वॉइस ऐसे लेंदी आएगा, तो आपने इसका तरीका समझो क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख लो वर्ब को। ठीक है, जब आप वर्ब देख रहे हो तो यहाँ पे हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है। तो इतना तो बेसिक चीज आपको भी पता होगा कि अगर हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, जो कि ये एक्टिव वॉइस होती है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज हैव के बाद बीन और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हैज बीन। ठीक है, हैड बीन, हैव बीन, हैव बीन। हैव के बाद बींग नहीं आता, बीन आता है, तो इसको मामला हटा दीजिए। यहां पे देखिए हैव के बाद बीन आ गया है आपका। ठीक है, तो हैव के बाद बीन, ये आपका ये नहीं होगा।
और अगर सेवरल न्यू पॉलिसीज की बात यहाँ पे हो रही है तो ये तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका क्या होना चाहिए, आपने कहा प्लूरल होना चाहिए। तो अगर प्लूरल होना चाहिए तो ये हैज बीन क्या कर रहा है यहाँ पे, ये हटा दीजिए, सी हो गया। अगला देखिएगा यहाँ पे द बिशप कंडेम द एक्ट एज सिमनी साइटिंग कैनोनिकल लॉ। अब ये पढ़ के ही लग रहा है क्या अजीब सा सेंटेंस आ गया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन है होमोनिम का, ठीक है। अब होमोनिम के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, अगर ये वीडियो आप देखते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं तो हमने आपको पीछे बताया था कि होमोनिम क्या होता है, कि जैसे 4 सेंटेंस दिए हैं, चारों सेंटेंस में आप देखेंगे ये वर्ड लिखा गया है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और एक यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि जैसे इस वाले सेंटेंस में जो इस वर्ड का मीनिंग होगा उससे डिफरेंट मीनिंग हमको किसी सेंटेंस में चाहिए, तभी होमोनिम को ये जस्टिफाई करेगा। तो ये जो सिमिनी वर्ड होता है इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है सेलिंग या बाइंग चर्च पोजीशंस, ठीक है। तो इसको आप लिख लो, सेलिंग मतलब बेचना, ठीक है, या बाइंग यानी खरीदना, चर्च, यहाँ पे चर्च ऑफिसेस लिख दीजिए, ठीक है, या चर्च पोजीशंस लिख लीजिए। तो होता नहीं जैसे हर जगह पे देखिए करप्शन होता है। मान लीजिए आपको सपोज करिए आपको बिशप बनना है ना, आप चाहते हैं कि भाई इसके आड़ में हम दुनिया भर के कर्मकांड करते रहें, लोग करते भी हैं, ठीक है, हर जगह, कहीं पंडा पुजारी कर रहा है, कहीं मौलाना कर रहा है, कहीं पे बिशप कर रहा है। तो एक्चुअली वो सिमनी उसके लिए लगाया गया है, ठीक है, वो एक तरीके का काइंड ऑफ करप्शन। और बाकी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि बिशप ने कंडेम किया, किस किस चीज को कंडेम किया, ऐसे एक्ट को कंडेम किया जो सिमनी है, मतलब जहां पे इस तरह के भ्रष्टाचार किए जाते हैं या सेलिंग या बाइंग किया जाता है चर्च ऑफिस पोजीशंस को, या इसका गलत फायदा उठाया जाता है। तो जैसे साइटिंग का मतलब यहाँ पे लिखा है, तो साइटिंग का मतलब मेंशन करना होता है, मेंशन करने का मतलब किसी चीज का उल्लेख करना, ठीक। उसके बाद एक चीज यहाँ पे और लिखी गई है, वो क्या है, कितने लोगों को ये पता है, आप एक बार देख के बताओ इसको। ये कैनोनिकल लॉ, ये होता है जो चर्च का कानून होता है, चर्च का कानून, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहां तक हमको बातें समझ में आ गई। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे प्रीचर वाज अक्यूज्ड ऑफ सिमनी फॉर चार्जिंग फॉर ब्लेसिंग्स। अब कह रहा है कि जो प्रीचर था, जो उपदेशक था, उसके ऊपर आरोप लगाया गया था किस चीज का, सिमनी का, फॉर चार्जिंग फॉर ब्लेसिंग्स, मतलब हम तुमको ब्लेसिंग्स देंगे, आशीर्वाद देंगे, उसका पैसा दो। कौन ऐसा रहेगा जो आशीर्वाद देने का पैसा ले, जो आशीर्वाद देने का पैसा ले रहा है, मतलब वो भ्रष्ट है एक तरीके से समझिए, ठीक है। मतलब भ्रष्ट आप ऐसे समझ लीजिए कि वो सही मायने में पंडित मौलाना हो ही नहीं सकता। मौलाना को तो मैं वैसे भी नहीं मानता हूं, ये एग्जिस्ट भी करते हैं, ठीक है, कुछ लोग को बुरा लग सकता है, उसके लिए माफी चाहेंगे, बाकी आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे तो सिमनी सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक। यहाँ पे है कोट इक्वेटेड इंडल्जेंस सेलिंग विद सिमनी। यहाँ अच्छा, ये जो इक्वेटेड वर्ड यहाँ पे लिखा है इसका मतलब होता है कंपेयर करना। इंडल्जेंस, अगर आपका ना सिमनी में इंडल्जेंस आपका इन्वॉल्वमेंट है तो यहाँ पे सिमनी भी इससे रिलेटेड मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो ना तो ये आंसर होगा ना तो ये आंसर होगा। द एल्केमिस्ट फेल्ड टू एक्सप्लेन द सिमनी इन हिज फॉर्मूलाज। अब देखो यहाँ पे एल्केमिस्ट की बात हो रही है और यहाँ पे फॉर्मूलाज की बात हो रही है। तो फॉर्मूलाज में जो एल्केमिस्ट था वो एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। अब यहां पे जो हम सिमनी की बात कर रहे हैं वो है एक ट्रिकी प्रॉब्लम की, एक अनएक्सप्लेन्ड प्रॉब्लम की। तो किसी चीज को अगर हम एक्सप्लेन करने में फेल हो गए तो वो कैसी प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रिकी प्रॉब्लम हो सकती है, कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम हो सकती है। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज हमारा हो गया, तो ये अलग है इससे, तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी यहाँ सिमनी वाज रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, बहुत आम, जो चीज वाइड स्प्रेड है, जो बहुत आम हो चुका है ना, बहुत फैल चुका है, वाइड स्प्रेड। इन मेडिवल, ये क्या लिखा हुआ है, ये वो लिखा हुआ है इक्लिजियास्टिक, है ना, इक्लिजियास्टिकल कोर्ट। इक्लिजियास्टिकल कोर्ट का मतलब होता है चर्च की अदालत। तो यहां पे ये जो चर्च की अदालत है और मेडिवल की बात हो रही है, तो मेडिवल का मतलब ओल्ड पीरियड में, ठीक है, वहां पे ये जो था पैसे का लेन देन, है ना, या किसी चीज को बेचना खरीदना, इस तरह की चीजें बहुत आम थी। तो यहां पे भी इसी मीनिंग को जस्टिफाई कर रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। अब जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक बार ना एक नजर आप लोग डाल लीजिएगा, तो आप लोग ना इसको डाल लो एक नजर, और ये देखो आपसे बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, आप वीडियो पॉज करके भी इसको बना सकते हैं अगर आपको टाइम लगेगा तो।
मैं अगर आपको 5-5 मिनट टाइम दूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, वैसे भी 45 क्वेश्चंस मेंस में कराने होते हैं। तो देखो मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ। कभी कभी कुछ सेंटेंसेस हमें इजी लगते हैं, एक्चुअली में वो इजी होते नहीं है। जैसे ये सेंटेंस एक नजर आप डालो, आपको लग रहा हो यार ये तो छोटा छोटा है, इसको तो अभी मैं तुरंत निपटा दूंगा, बट ये आपसे तुरंत निपटेगा नहीं। देख लो एक बार, देख लिया। अब देखो अप्रोच कैसे हमें लगाना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है अप्रोच लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में हमने देखा 4 है, 2 है, 1 है, 1 है, ठीक है। यहां लिख लीजिए 4, 2 और 1। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 को आप एलिमिनेट कर दो, ये तो एलिमिनेट हो गया। अब ये जो 4, 2, 1 है ना, अब मैं ये आपको तरीका बता रहा हूँ, मतलब ये आपको 100% मत मानिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 90% तक तो काम करता है। 10%, 5% किस्मत खराब हुई तो काम नहीं करेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, 4 कितनी बार आया ऑप्शन में, एक बार। 2 कितनी बार आया ऑप्शन में, एक बार। 1 कितनी बार ऑप्शन में आया है, आपने कहा कि 1 जो है वो 2 बार आया है। अब अगर आप देखोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है आने की, मतलब जहां ये लोग एक एक बार आ रहे हैं, ये कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है शुरू होने की, वो 1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम 1 को पहले पढ़ेंगे। पॉवर्टी इज रॉन्गली कंसिडर्ड एन एविल। तो कहना क्या चाहता है कि गरीबी को ना बुराई माना जाता है। जनरली हम लोग देखते हैं अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, लोग गरीबी को एक श्राप की तरीके से देखते हैं। लोग गरीबों को गलत तरीके से देखते हैं, या गरीबी को बुराई माना जाता है, ये होता है। अब वाकई में ये गरीबी बुराई है कि नहीं है वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन हमें पहले का ये समझ में आ गया जो पॉवर्टी है उसको रॉन्गली कंसीडर किया जाता है एक एविल, एक बुराई। अब अगर आप नोटिस करो, दूसरे में लिखा द होम ऑफ पॉवर्टी फ्री फ्रॉम केयर एंड सोशल एनवी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लव एंड यूनिटी एमंग इट्स मेंबर्स। कह रहा है कि गरीबी वाला जो घर होता है, मतलब ऐसा घर जिसमें गरीबी हो, जो लोग फाइनेंशियली साउंड नहीं होते, जहां चिंता और सामाजिक ईर्ष्या नहीं होती। अगर वहां पे आप देखेंगे ना, लोग बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, दूसरों को देख करके जलन नहीं रखते, ईर्ष्या नहीं करते हैं, वहां पे आपको लव और यूनिटी देखने को मिलेगा। उन्होंने ये बोला, ठीक है। अच्छा पहले और दूसरे में आपको जनरल स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है? क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो हम एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ढूंढ रहे होते हैं, एक मेन आइडिया ढूंढ रहे होते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट ढूंढ रहे होते हैं। तो यहां पे आप देख रहे होंगे चीजों को ना थोड़ा सा एक्सपैंड किया गया है, एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है। जनरल स्टेटमेंट या इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हमको यही लग रहा है, उसके बाद की बातें हम कर रहे हैं कि ये एविल माना जाता है ना। फिर हम उसको काउंटर कर रहे हैं कि गरीबी वाले घर में आपको लोग चिंता से मुक्त दिखेंगे, उनको समाज को लेकर ईर्ष्या नहीं होती है, वहां लव और यूनिटी होती है। जैसे चौथे में देखिए, द चिल्ड्रन ऑफ रिच मैन आर नॉट सो फॉर्चुनेट एज दूज ऑफ पुअर मैन। कह रहा है कि जो रिच मैन के बच्चे होते हैं ना, वो उतने ज्यादा लकी या फॉर्चुनेट नहीं होते जितने गरीब के बच्चे होते हैं। To abolish poverty would be to destroy the soil upon which mankind produces the virtuous condition to higher civilization। अब ये कह रहे गरीबी को खत्म करना ऐसा होगा कि मानवता की उन अच्छाइयों को मिटा देना जो हमारी सिविलाइजेशन के लिए जरूरी है। अब आप एक चीज नोटिस करो ध्यान से, तो आपको समझ में आ गया कि जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है वो पहला ही है, ठीक है। अब अगर एक चीज और नोटिस करो, यहां पे गरीबी को बुरा माना जाता है, ये सेंटेंस कह रहा है, लेकिन जब मैं दूसरे में पढ़ता हूं, मैं तीसरे में पढ़ता हूं और मैं चौथे में पढ़ता हूं, तो हमें हर जगह क्या बताई जाती है? गरीबी की अच्छाइयां बता रहा है। क्या बता रहा है? गरीबी की अच्छाइयां। गरीबी बुरी नहीं है, गरीबी बुरी मानी जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट कह रहा हूं, हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ही चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना पड़ेगा कि अगर यहां पे हमने बोला इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में कि गरीबी को एविल माना जाता है, क्या इस पूरे पैराग्राफ के हिसाब से गरीबी वाकई में एविल है? नहीं है। नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि चाहे हम दूसरे को पढ़े, चाहे हम तीसरे को पढ़े, चाहे हम चौथे में पढ़े, हर जगह गरीबी की बुराई हो रही है। ऐसा लग रहा है कि गरीब होना बहुत जरूरी है, सॉरी अच्छाई हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गरीब होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो अब जरा देखना, पहला से शुरुआत हो गया, तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। 1 के बाद 2 है, 1 के बाद 4 है, तो अब 1 के बाद 2 आएगा या 1 के बाद 4 आएगा, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। हम 2 भी पढ़ चुके हैं और हम 4 भी पढ़ चुके हैं। एक्चुअली में अगर आपने 4th स्टेटमेंट पढ़ा था जिसमें यह बोला जा रहा है कि जो रिच मैन के बच्चे होते हैं वो उतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं, उतने लकी नहीं होते जितने पुअर मैन के होते हैं। अगर आप पॉवर्टी को यानी गरीबी को आप खत्म कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रॉय करते हो मैनकाइंड को, जो प्रोड्यूस करती है इस सिविलाइजेशन के लिए। मतलब
जो अच्छाइयों को मिटा देना। अगर आप गरीबी को मिटा दोगे तो इसका मतलब आपने अच्छाइयों को मिटा दिया जो हमारी सभ्यता के लिए जरूरी है। तो ये बात को कंक्लूड कर रहा है। तो कंक्लूजन तो आएगा नहीं, कंक्लूजन तो लास्ट में आता है। तो लास्ट में ये क्या है, 4 यहां है, तो 1 2 3 4 यही बनेगा। पहला हमने ये कर दिया, दूसरा हमने उसका काउंटर कर दिया, ठीक है, उस आइडिया को सपोर्ट कर दिया, तीसरे में हमने एक्सपेंशन कर दिया और चौथे में हमने कंक्लूजन कर दिया। तो ये हमें करना था। होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समवन मस्ट हैव ब्रोकन द विंडो ड्यूरिंग द नाइट। ये तो इजी है। आपने अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो जैसे आपने मॉडल वर्ब देखा और उसके बाद हैव आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ये एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए मॉडल वर्ब हैव फिर बीन लगाना पड़ेगा, फिर थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मस्ट के बाद बी आ गया, गलत है। मस्ट हैव के बाद बीन नहीं है तो गलत है। मस्ट हैव, यहाँ माइट हैव लगा दिया, ये गलत है, यानी तीसरा। ये तो खैर इजी था। अगला जैसे लिखा है द मोर सीनियर द पोजीशन वाज द मोर अर्जेंट बिकेम द नीड। आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को। क्या भाइयों, इंजॉय कर रहे हैं आप लोग? वाकई में इंजॉय कर रहे हैं तो बताइएगा। देखो समझ लिया आपने। यहां पे क्या लिखा है, जैसे ये लिखा है द मोर। देखिए एक्चुअली में ना ये जो द मोर और द मोर आता है, द मोर हायर यू गो द मोर कूलर इट इज, है ना, ये एक्चुअली पैरेलल स्ट्रक्चर होता है। इसको हम को रिलेटिव स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, जो पैरेललिज्म को फॉलो करता है, राइट। तो ये तो हमारा सही है। अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो द मोर सीनियर पोजीशन बात, जितना आप सीनियर पोजीशन पे होंगे उतना ही आपके लिए जरूरी हो जाएगा फॉर डिस्क्रेशन डेकोरम फ्रॉम प्रीमेच्योर डिस्क्लोजर, ठीक है। तो अगर नोटिस करेंगे तो ये द पोजीशन बात, ये हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट का वर्ब है, और ये जो सीनियर है वो एडजेक्टिव है जो इस नाउन के लिए लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो अर्जेंट बिकेम द नीड हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया और वर्ब यहाँ पे हो गई, ठीक है। अर्जेंट एडजेक्टिव है, ऑब्वियस सी बात है, वो हमारा सब्जेक्ट नीड के लिए लगा है। अब आपको समझना यहाँ पे ये है कि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे हमने वर्ब को पहले रख दिया और यहाँ पे हमने वर्ब को बाद में रखा। जनरली हम यही देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको ये सिंपल सी चीज ध्यान देनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक्चुअली ना जब कभी भी आपने देखा होगा सब्जेक्ट के पहले वर्ब आती है तो इसको इन्वर्जन कहा जाता है। इन्वर्जन का मतलब होता है इनसाइड आउट, इनसाइड आउट का मतलब होता है उल्टा। उल्टा करना क्या होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, लेकिन हम यहाँ उल्टा कर देते हैं, हम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, तो इसको इन्वर्जन बोला जाता है। इन्वर्जन इसलिए यूज किया जाता है जब हमें किसी चीज को स्ट्रेस करना है, एम्फेसाइज करना है, जब हमें किसी चीज पे जोर देना होता है ना, तो उसके लिए इन्वर्जन का यूज किया जाता है। तो इसमें कोई गलती आप लोग मत निकालिएगा, ठीक है। तो आपके लिए जरूरी हो जाता है क्या चीज करना, डिस्क्रेशन, डेकोरम और रिफ्रेनिंग। मतलब कोई प्रीमेच्योर डिस्क्लोजर करने से पहले, जैसे मान लीजिए आप बड़े पोस्ट पे हो गए, जितने सीनियर पोस्ट, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती हैं। कोई चीज को समय पे ही डिस्क्लोज करना है, समय पे ही बताना है, ऐसा नहीं कि पेट में पच नहीं रहा जाकर के हमने बोल दिया, ठीक है, वो नहीं करना है। तो अब ये फॉर जो है प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये डिस्क्रेशन जो है वो हमारा नाउन है, डेकोरम जो है वो भी हमारा नाउन है, एंड क्या है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये आपको बहुत बार बताया गया होगा कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो सेम रैंक की स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सेम रैंक का स्ट्रक्चर मतलब जैसे वो नाउन है तो वो भी नाउन होना चाहिए, लेकिन ये जिरंड फॉर्म है। एक्चुअली जिरंड भी नाउन के तरीके से एक्ट करता है, बट हम यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि इसकी एक नाउन फॉर्म होती है, वो होती है रिस्ट्रेंट। जब रिस्ट्रेंट हमारे पास नाउन है तो हम रिफ्रेन को आईएनजी बना करके नहीं लिखेंगे कि उसको हम जिरंड बना के नाउन लिख दिए। जैसे अगर हम कान को ऐसे पकड़ सकते हैं, अगर ये हमारे लिए इजी है, तो ऐसे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रिस्ट्रेंट लिख दीजिए, नाउन लिख दीजिए, तो ये पैरेललिज्म को फॉलो कर जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम होता है सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ना है। नाउन नाउन फिर नाउन को जोड़ेगा, ऐसा नहीं नाउन नाउन के बाद वर्ब को जोड़ देगा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर्म, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। सेंटेंस लेंदी है तो लेंदी होने से मैं डरना नहीं है, आप बस सिंपल देखो लिखा गया है, हे सेड टू मी व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग यू हैव मेड। जैसे ये जो व्हाट से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं, और यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है, तो इससे हमें ये क्लियर हो गया ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको हम बनाते कैसे हैं, पहले हम ही के साथ क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पे ये भी नोटिस करो, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है, हम किसी चीज को बोल रहे हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो हम उस चीज को एडमायर कर रहे हैं, उस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं।
तो ही एक्सक्लेम्ड विद एडमायरेशन यहां पे लिखा हुआ है, ही एक्सक्लेम्ड टू मी दैट व्हाट अ ब्यूटी, ये तो कुछ भी कर दिया इसने, हटाओ इसको। ही टोल्ड मी, ठीक है, अब हमें पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड आता है, टोल्ड नहीं आता, ये भी हटाओ। ही सेड विद सरप्राइज, सरप्राइज की बात नहीं कर रहे हम, एडमायरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा अपना ए। ठीक है, आगे देख, अगला क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एवरिसियस। एवरिसियस का एक्चुअली मतलब होता है ग्रीडी। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, ऐसे लोगों को जो बड़े लालची होते हैं, तो इनके लिए एक वर्ड याद रख लीजिएगा, दैट इज कोवेटस। ठीक है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ग्रीडी। और अगर एवरिसियस लिख दिया है तो रेपेसियस भी लिख दीजिएगा, थोड़ा राइम बन रहा होगा, एवरिसियस रेपेसियस, है ना, इनका मतलब लालची होता है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो ग्रीडी हो जाएगा। बाकी कंटेंट का मतलब होता है कंटेंटेड, सॉरी, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई, सेटिस्फाई, या हम इसको बोल सकते हैं ग्रेटिफाई। ठीक है, ये चीज। उसके बाद यहाँ पे जेनरस, जेनरस ऐसे लोगों को बोला जाता है जो बहुत ज्यादा उदार होते हैं, चैरिटेबल होते हैं। ठीक है, अच्छा, चैरिटेबल हमने जो लिखा है ना, चैरिटेबल का मतलब होता है कि जो लोग दान करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम काइंड भी बोल सकते हैं। तो आप काइंड भी लिख सकते हो, चैरिटेबल भी लिख सकते हो। और पता है कभी कभी हो सकता है यहाँ पे लिबरल दे दे। अब आप कहोगे लिबरल कैसे हो सकता है, क्योंकि लिबरल एक्चुअली ओपन माइंडेड, जो लोग ओपन माइंडेड होते हैं उनसे, उनके लिए लिबरल वर्ड का यूज किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा एग्जाम में हो सकता है आपको फंसाने के लिए पूछ दे, क्योंकि ये बहुत क्लोज सिनोनिम तो नहीं है, लेकिन हाँ ये यूज किया जा सकता है कि भाई ऐसे ही लोग आपको, देखो, जो बहुत कंजर्वेटिव थॉट के होते हैं, जो बहुत संकीर्ण मानसिकता के होते हैं, आप उनको देखेंगे वो काइंड नहीं होते, वो एक्चुअली अपनी चीजों पे रिजिड रहते हैं, उनके हिसाब से ये होता है, उनके हिसाब से वो होता है, उनके हिसाब से ऐसे होना चाहिए, राइट। लेकिन जिनको देखेंगे आप काइंड और चैरिटेबल होते हैं ना, वो बड़े लिबरल होते हैं, मतलब ओपन माइंडेड होते हैं, बड़े लेनिएंट फ्लेक्सिबल होते हैं, वो आपकी भी चीजों को सुनते हैं, उसको इंपॉर्टेंस या वैल्यू देते हैं, राइट। और बाकी बात कर देते हैं फ्रूगल की। तो ये जो फ्रूगल वर्ड है इसका मतलब इकोनॉमिकल होता है। जैसे हम लोग की मम्मी क्या है, इकोनॉमिकल है, मतलब बचत करने वाली है ना, हम लोगों की तरह उड़ाती नहीं, जैसे हम लोग बहुत पैसे वैसे उड़ा देते हैं, इधर उधर खर्च कर देते हैं, वो लोग नहीं करते। तो फ्रूगल उनके लिए जो सेविंग्स, इकोनॉमिकल इसके लिए यूज करते हैं, थ्रिफ्टी बोलते हैं। पुट वंस फुट इन इट। अब देखो ये हमारे सामने इडियम आया है, इसका मीनिंग क्या होगा, मेक अ ब्लंडर इन स्पीच। बहुत सारे नेताओं को आपने इंडिया में देखा होगा, ठीक है, वो अपनी स्पीच में क्या करते हैं, ब्लंडर करते हैं। ठीक है, मेक अ ब्लंडर इन स्पीच, बोलते समय बहुत बड़ी गलती हो जाना, है ना। ऐसे बहुत सारे आपको सोशल मीडिया पे क्लिप दिख जाएंगे, है। तो ये है टू से समथिंग एम्बैरेसिंग और इनअप्रोप्रिएट बाय मिस्टेक, टू टेक अ ब्रेव स्टेप। ब्रेव स्टेप का लेना देना क्या है इससे, टू रिफ्यूज टू अपोलोजाइज, ये भी नहीं, टू एक्ट वाइजली इन सिचुएशन, टू से समथिंग एम्बैरेसिंग और इनअप्रोप्रिएट बाय मिस्टेक, यानी गलती से कुछ इनअप्रोप्रिएट बात बोल जाना या कुछ ऐसा बोल जाना जो एम्बैरेसिंग हो, शर्मनाक हो। ठीक, तो आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। द एनुअल रिपोर्ट वॉज बींग प्रिपेयर्ड ऑफ द कमिटी व्हेन द चेयरमैन अराइव्ड। अच्छा, ये तो थोड़ा सा इजी है, एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। तो कभी भी आप देखो वाज आ जाए या वर आ जाए, उसके बाद बींग आए, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाए, तो ये जो है आपका पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, तो एक्टिव क्या हो जाएगा, वाज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ देखिए कमेटी वाज प्रिपेयरिंग है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, ये हटा दीजिए, यहाँ हैड आ गया, यहाँ हैज आ गया, ये करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आपको इजी लग सकते हैं, आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट में थोड़ा सा इनके लेवल को बढ़ा देंगे, लेकिन आप एग्जाम में देखोगे तो आएगा इसी तरीके से, आपको डरने की उसमें जरूरत नहीं है। इमैक्युलेट की बात करते हैं। देखिए इमैक्युलेट मैंने आपको पहले भी बताया होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, इसका मतलब परफेक्टली क्लीन या प्योर होता है। अभी रिसेंटली में एक ये वर्ड आया था प्रिस्टीन, फेस 13 के एग्जाम में आया था, तो इसका मतलब होता है कोई चीज जो परफेक्टली क्लीन होती है या प्योर होती है, उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपोजिट पूछ रहा है, तो प्रिस्टीन तो इसका सिनोनिम हो गया, जेन्युइन का कोई लेना देना नहीं है, प्योर इसका सिनोनिम हो गया। स्टेन हो जाएगा, स्टेन का मतलब होता है जो चीज डिफाइल होती है, या जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंट, TAINT। ठीक है, तो आप डर्टी बोल लो, स्टेन बोल लो, है ना, टेंट बोल लो, डिफाइल बोल लो, जो चीजें कंटेमिनेट होती हैं, प्रदूषित होती हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। ये जो ये वाले क्वेश्चन है, जो आरसी वाले क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन वाले, इसको थोड़ा लास्ट में करते हैं। अभी बाकी इस तरह के क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं, है ना। क्लोज टेस्ट भी करेंगे और पैसेज भी करेंगे, पैसेज थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन उसके पहले इस तरह के जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं।
ठीक है ये। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इस पैटर्न को लेकर के एटलीस्ट आप लोग फैमिलियर रहिए। यहाँ पे लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 दिया है। आपको याद होगा जब हम लोग 6-8 में पढ़ते थे तो मिलान करने वाले क्वेश्चंस आते थे, वो उसी तरीके से है। आजकल ये पैटर्न पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो जैसे यहाँ पे फेट अकॉम्पली, पहले सारी मीनिंग देख लेते हैं, है ना। तो फेट अकॉम्पली का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? एक नजर डालो आप इस पर, देखो आप क्या लगता है आंसर क्या होगा। क्या कमेंट वमेंट करो भाई, 1.5 घंटे होने वाले हैं। कमेंट वैसे हमने ज्यादा लिया नहीं है आप लोगों का। हाँ वैसे तो लोग पढ़ रहे हैं, कमेंट उतना कर भी नहीं रहे हैं। क्या होगा ABCD? देखो इसका मतलब होता है ऑलरेडी डिसाइडेड। इसका मतलब होता है कोई चीज ऑलरेडी डिसाइडेड हो, मतलब नो चॉइस लेफ्ट, आपके पास कुछ भी चॉइस के लिए ना बचाओ, पहले से जो चीज डिसाइड हो जाती है उसके लिए। उसके बाद अगर हम बात हिडनिज्म की करते हैं तो इसका मतलब होता है प्लेजर सीकिंग। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो सुख के पीछे अंधे होते हैं, ठीक है, तो हमेशा वो प्लेजर सीकिंग यानी हमेशा सुख ही खोजते रहते हैं, प्लेजर सीकिंग, ठीक है, उनको बोला जाता है। उसके बाद ये वर्ड पता नहीं आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, हॉप्लॉर्की। तो हॉप्लॉर्की होता है रूल बाय मिलिट्री, जहां पे मिलिट्री का रूल होता है, रूल बाय मिलिट्री, है ना ये। उसके बाद एक वर्ड हमारे सामने है दैट इज ऑक्लो क्रॉकरी, ठीक है, क्रॉकी। तो इसका मतलब होता है रूल बाय मॉब, यानी जहां पे रूल किया जाता है किसके द्वारा, मॉब के द्वारा। जैसे आपने अभी रिसेंटली नेपाल में देखा था, तो नेपाल में क्या हुआ था, वहां की जो मॉब थी, मॉब किसको कहते हैं, जो भड़की हुई भीड़ होती है, जो हिंसक भीड़ होती है, उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं ऑक्लो क्रॉकरी, क्रॉक्सी सॉरी, ऑक्लो क्रॉक्सी। तो ये ऑक्लो क्रॉक्सी हो गया, फिर आपका ये हॉप्लॉर्की हो गया, हिडनिज्म हो गया, फेट अकॉम्पली हो गया, क्लियर हो गया। अब देखते हैं एक एक करके। यहाँ देखा समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड, तो ए वाला जो है 1 को ही जस्टिफाई कर रहा है। गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री, यानी ये देखो जो सी वाला है वो 2 को जस्टिफाई कर रहा है। गवर्नमेंट बाय मॉब, यानी जो तीसरा है वो डी को जस्टिफाई कर रहा है, यानी जो डी है वो तीसरे को जस्टिफाई कर रहा है। तो 1 2 3 कहां है, देखो ए का 1, यहां तो 2 है, ये तो बी का 4 हो गया, बी का यहां देखो सी का 2, डी का 3, ठीक है, ये पहला ही होना चाहिए। यहाँ बी का क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। सही जा रहे हैं ना हम लोग। ए का 1, बी का 3, सी का 4, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया। डी का 2 नहीं होगा, डी का तो 3 होगा। यहाँ सी का 2, डी का 3, बी का 1, ए का 4, ए का तो 1 होगा, ये गड़बड़ हो गया। हाँ पहला ही सही है, ठीक है। ए। अगला देखिएगा, यहाँ पे है एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम एक्चुअली उसको बोला जाता है एक ऐसी बड़ी समस्या या बड़ा इशू जिसको लोग ना इग्नोर करते हैं, जिसके बारे में बात नहीं करते। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई इशू, ऐसा कोई बहुत बड़ी समस्या जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं या उसको इग्नोर करते हैं, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवॉइडेबल माइंडसेट है, ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग अवॉइडेड। एक हम ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं जो अवॉइड किया जाता है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट इल फेवर्ड बाई नेचर। ये पता है एक क्वेश्चन मैंने पहले भी ये कराया था क्वेश्चन, वहां पे लड़के बड़े कंफ्यूज हुए थे कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट बोला जा रहा है, लेकिन कहता है लेकिन इल फेवर्ड बाई नेचर। तो उनको ऐसा लगता है ना कि वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन बाई नेचर वो इल फेवर्ड है, मतलब बाई नेचर वो अनलकी है। एक्चुअली इसका लक से, टेम्परामेंट से, पर्सनालिटी से कोई लेना देना नहीं होता। एक्चुअली हम कहते हैं ना वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन दिखने में अच्छा नहीं, ठीक है। तो इल फेवर्ड का यहां जो मतलब है ना वो है नॉट गुड लुकिंग, ये चीज। तो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होगा, हेल्थ से रिलेटेड, लक से रिलेटेड नहीं है, ये अगली होता है, अगली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फीदर योर ओन नेस्ट। ये तो मेरे हिसाब से इजी है, बताइए क्या होगा। स्नीकी मनी मेकिंग ऐसे भी आ सकता है। बहुत लोग ईडीएम को रटते हैं, और बार बार मैं आपको बताता हूँ ईडीएम को कभी रटिए मत, ईडीएम को समझिए, नहीं तो होगा क्या एग्जामिनेशन में, जो आप रट के जाएंगे वो आएगा ही नहीं, ठीक है, कुछ और आ जाएगा। जैसे चाहे स्नीकी मनी मेकिंग लीजिए या सेल्फिश मनी मेकिंग। जो लोग होते नहीं ऐसे इंसान जो अपने
फायदे के लिए कुछ भी कर जाते हैं, मतलब कितनी भी बेईमानी करना हो कर जाते हैं, तो वो जो सेल्फिश या स्नीकी मनी मेकिंग होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो टू मेक वंस लॉजिंग्स कंफर्टेबल, टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ, वे ऑफ डिसऑनेस्ट मीन्स, तो ये हो गया टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाई वे ऑफ डिसऑनेस्ट मीन्स। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट लिखा है कि विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन टू सेंटेंसेस। हमारे सामने दो सेंटेंस है, एक है कि पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, जो माता पिता हैं वो सुबह से वेट कर रहे हैं, दे वांट टू मीट द काउंसलर, वो काउंसलर से मिलना चाहते हैं। तो इसको हमें एक सेंटेंस बनाना है। अब देखो यहां लिखा है द काउंसलर हैज बीन वेटिंग, यहां पे हम कह रहे हैं पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग, यहां कह रहा है काउंसलर हैज बीन वेटिंग। तो जाहिर सी बात है ये सेंटेंस लॉजिकल नहीं रह गया, ये तो इलॉजिकल हो गया, क्योंकि मतलब ही बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं दो सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस का, तो मीनिंग तो सेम रखोगे आप ना। अगर यहाँ पे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं काउंसलर से मिलने के लिए, बात वही कहनी है, बस एक सेंटेंस में कहनी है, लेकिन इन्होंने बात को ही पलट दिया। पेरेंट्स हैड बीन वेटिंग टू मीट द काउंसलर सिंस द मॉर्निंग। ठीक है, पहली बात तो सिंस मॉर्निंग होगा, एक तो द मॉर्निंग नहीं होगा, ये हटा दीजिए। दूसरी चीज ये है कि हम ये कह रहे हैं कि वो सुबह से वेट कर रहे हैं काउंसलर से मिलने के लिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इन्होंने यहाँ पे हैड बीन लगा दिया, ये भी गड़बड़ हो गया। पेरेंट्स आर वेटिंग टू मीट द काउंसलर इन द मॉर्निंग, पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग टू मीट द काउंसलर, यानी डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कि द रिपोर्ट्स एम्फेसिस ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाइल कमेंडेबल ओवरलुक द स्ट्रक्चरल inequities that persist in data accessibility and digital literacy across demographic and regional divides। ठीक है, देखो भाई, द रिपोर्ट्स एम्फेसिस ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, जैसे ये ऑन जो लिखा है वो हमारा प्रेपोजिशन हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हो गया वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्ट क्या बचा, ये रिपोर्ट्स एम्फेसिस, ये हमारा सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, दैट इज ओवरलुक्स। ठीक है, तो ये हमारी वाइल कमेंडेबल जो है ना, वो हमारी एक्चुअली में एडजेक्टिव क्लॉज हम उसको बोलेंगे। आप कहोगे क्लॉज कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे तो सब्जेक्ट वर्ब ही नहीं है। एक्चुअली वाइल इट इज कमेंडेबल, वो जो इट इज है ना, ये जो हमारा वाइल कमेंडेबल लिखा हुआ है एम्फेसिस ऑन प्लेटफॉर्म्स के लिए, वो इट इज अंडरस्टूड है, वहां लिखा नहीं गया है, तो ये हमारा इसके लिए लिखा गया है। अगला, इंडिया स्ट्रॉन्ग स्टैंड इज अप्रोच, एक होमवर्क आप ले लो, ठीक है इसको, लेकिन पहले सेंटेंस को समझ लेना आप सभी लोग। क्या है ये, एक्चुअली एक सेंटेंस दिया गया है और इसमें PQRS पूरा दिया गया है, इसको आपको एक सही सेंटेंस बनाना है, ध्यान से सोच समझ के बनाइएगा सभी लोग। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है द रिफॉर्म्स बीइंग रिकमेंडेड बाय द पैनल आर नॉट ओनली इंटेंडेड टू स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस बट आल्सो एड्रेसिंग द asymmetries in resource allocation that have long plagued rural districts। अब बताइए इसके अंदर क्या एरर है, ध्यान से देख लीजिए। देख लिया, मैं समझाऊं। आप जरा सेंटेंस को देखेंगे तो जैसे इन्होंने क्या लिखा है, रिफॉर्म्स के बाद बीइंग रिकमेंडेड बाय द पैनल। अच्छा, ये जो बीइंग रिकमेंडेड बाय द पैनल लिखा हुआ है, ये है क्या, क्या पैनल के द्वारा रिकमेंड किया गया है रिफॉर्म्स। एक्चुअली देखा जाए तो ये रिफॉर्म्स यहाँ पे नाउन है जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है, और ये जो बीइंग रिकमेंडेड बाय पैनल लिखा है, आप ये मत सोचना कि सर ये पैसिव वॉइस में बना है। देखो, पैसिव स्ट्रक्चर अलग होता है, पैसिव मीनिंग अलग होते हैं। मैं ये जरूर मान सकता हूं कि जो सेंटेंस का लिखने का तरीका है वो पैसिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक्सेस डिनाइड, तो एक्सेस डिनाइड जो है वो पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है, वो पैसिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। ठीक है, बट पैसिव स्ट्रक्चर अलग होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे ये जो बीइंग रिकमेंडेड बाय द पैनल लिखा है वो रिफॉर्म्स के लेकर के लिखा है, तो ये हमारे पैसिव मीनिंग तो कन्वे कर रहा है, लेकिन ये पैसिव वॉइस मत सोचिएगा कि हम यहाँ पे एक वर्ब लिख दें पैसिव बना दें, ये मत करिएगा। ये एक्चुअली में ना पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है, और ये पूरा जो पार्टिसिपल फ्रेज है, इसको मैं पार्टिसिपल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है रिकमेंडेड, बीइंग रिकमेंडेड। ठीक है, क्योंकि ये पैसिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो बीइंग रिकमेंडेड हमने लगा दिया। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो फ्रेज है ना, इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस नाउन रिफॉर्म के लिए लिखा हुआ है,
बाकी इसका जो असली में सब्जेक्ट है वो रिफॉर्म्स है ना, ये सही है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर यहाँ पे प्लूरल है। अब देखिए जैसे नॉट ओनली आया तो हमें पता है नॉट ओनली के बाद तुरंत हमारे दिमाग में बट ऑल्सो आता है। तो आपको पता होगा कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो है ये पैरेललिज्म को फॉलो करता है। जैसे इधर और है, नीदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, वेदर और है, तो नॉट के बाद जो बट का स्ट्रक्चर आता है, तो आपको पता है ये सब पैरेललिज्म को फॉलो करते हैं। तो अगर हम नोटिस यहाँ पे करेंगे तो नॉट ओनली के बाद नॉट ओनली इंटेंडेड टू स्ट्रीमलाइन, टू स्ट्रीमलाइन यानी टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, किस चीज को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कर रहे हैं, ये स्ट्रीमलाइन का ऑब्जेक्ट है। बट ऑल्सो एड्रेसिंग नहीं हो जाएगा, टू एड्रेस हो जाएगा, तभी तो पैरेललिज्म को फॉलो करेगा ये। और ये टू एसिमेट्रीज इन रिसोर्स अलोकेशन जो है वो आपका सब्जेक्ट सॉरी इस एड्रेस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसका तो ऑब्जेक्ट होगा। बाकी जो दैट हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसको रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है एसिमेट्रीज को जो प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पे जो हैव लगा है वो भी प्लूरल है, हैव लॉन्ग प्लेग्ड रूरल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सब क्लियर। अगला देखिएगा, इसके बाद पहले ये करा देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको दूंगा वो भी आप करना। सी इज वेरी वीक इन द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा वीक है, एंड डजेंट अंडरस्टैंड थिंग्स, और चीजों को नहीं समझती है। द टीचर एक्सप्लेन्स हर रिपीटेडली, जबकि टीचर उसको बार बार एक्सप्लेन करता है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो सेंटेंस की शुरुआत तो बिल्कुल सही हुई है, सी इज वेरी वीक इन द सब्जेक्ट, उसमें कोई गलती है नहीं, क्योंकि ये हमारा जैसे सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है जो कि एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में देखेंगे यहाँ पे हमने प्रेजेंट में यूज किया है वर्ब, तो यहाँ भी प्रेजेंट है, डज नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स सही है। द एक हमारा कंजंक्शन होता है जो कि कंट्रास्ट बताता है, कि मतलब वो नहीं समझती है जबकि टीचर बार बार समझाता है। अगर किसी चीज को बार बार समझाया जाए तो समझ में आ जाना चाहिए, बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये कंट्रास्ट है। तो कॉन्ट्राडिक्शन बताने के लिए हमने द लगा दिया, ये भी सही है। टीचर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन किसको करता है, उसको करता है। तो कभी भी एक्सप्लेन के बाद अगर हम पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो टू लगा लीजिए, ठीक है। लेकिन जैसे हम ऐसे बोले कि एक्सप्लेन्स, क्वेश्चंस आ जाए, एक्सप्लेन के बाद कोई चीज आ जाए जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, वहां टू नहीं लगेगा। टू पर्सन के साथ किसको कर रहे हैं, जैसे एक्सप्लेन्स टू हिम, एक्सप्लेन्स क्वेश्चंस या एक्सप्लेन क्वेश्चन टू हिम, ऐसे। अगर हमें सबसे पहले पर्सन लगाना है तो हम ऐसे कर लें, एक्सप्लेन्स टू हिम, उसके बाद हम लगा दें क्या चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन समथिंग टू समवन होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी ये वाला क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 2 होमवर्क दिए हैं, दोनों एक बार करिएगा, इजी है। इस तरह के क्वेश्चंस होप्स हो कि आ सकते हैं एग्जाम में, डबल फिलर तो आता है, ट्रिपल फिलर भी एक बार करके जाइएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई अपने आरसी वाले पार्ट पे। ये चीजें तो चलिए हमारी हो गई। अब आरसी वाले पार्ट में सबकी लंका लगी रहती है, लोगों को समझ में आता नहीं है। अच्छा, मैंने एक आदत भी लोगों की देखी है, जब ना क्लोज टेस्ट वगैरह पढ़ते हैं तो वो ऐसा करते हैं, पढ़ते जाते भरते जाते, पढ़ते जाते भरते जाते हैं। ये काम मैं बार बार समझाता हूँ कि आपको नहीं करना है, कि अगर इस तरीके से आप चलेंगे तो हो सकता है कि आप गलतियां कर जाए, चीजें आपसे गड़बड़ हो जाए। तो काम क्या करना है कि एक बारी पूरा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। एक बार ना, मैं ये कभी नहीं कि आप लोगों से कहता कि आप मुझे पढ़ के ना 100% समझा दो, मैं आपसे 100% की उम्मीद ही नहीं करता हूं। मैं कह रहा हूं कि एक बार पढ़ करके आप 40% भी समझ गए, बस उतना ही मेरे लिए काफी है। 40%, 50%, 60% कुछ भी आप समझ जाओ, मतलब एक आपको आइडिया लग जाए कि ये किस चीज के बारे में बात हो रही है, दैट्स इट, इतना ही आपका काम है। तो चलिए पढ़ते हैं। यू वुड थिंक natural calamities like floods won't leave death and destruction in their wake in the first world। कह रहा आपको लगता होगा कि पहली दुनिया, फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब होता है ऐसी दुनिया, ऐसा देश जो डेवलप्ड होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड मतलब पहली दुनिया में कंफ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट वर्ल्ड हम लोग ऐसे देश को बोलते हैं जो डेवलप्ड होते हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि जो आपका विकसित देश है वो बाढ़ जैसी जो आपदाएं होती हैं, ठीक है, अपने पीछे मौत या तबाही नहीं छोड़ेंगी। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, मैं थोड़ा इसका मतलब समझाता हूं। जैसे लोगों को ये लगता है कि ना जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें अगर जैसे जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे बाढ़ वगैरह हो गया, बवंडर वगैरह आ गया, आंधी तूफान आ गया, तो उनको ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ हानि नहीं होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सेंटेंस कह रहा है, ये पैराग्राफ कह रहा है कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ये गरीबी अमीरी नहीं देखती, ये देश विदेश नहीं देखती, सबको एक बराबर ट्रीट करती, ठीक है।
आगे कहता है वेल एज द फ्लड्स दैट हैव डिवास्टेटेड टेक्सास किलिंग मोर देन 100 एंड लिविंग डजन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन मिसिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड नेचुरल डिजास्टर्स आर ग्रेट। कह रहा है कि जैसा कि टेक्सास में तबाह करने वाली जो हालिया बाढ़ आया था उसमें 100 लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे भी शामिल थे और कितने तो लापता हो गए। ठीक है, more used to such tragedies occurring in our part of the world, the flash floods and landslides claiming almost 80 lives, the dozens with dozens missing in हिमाचल प्रदेश। और अगर हम बात करते हैं दुनिया के हमारे हिस्से में भी होने वाली ऐसी बहुत सारी हमको त्रासदियां यानी ट्रेजेडी देखने को मिलती हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में अचानक से आई बाढ़ और जो लैंडस्लाइडिंग हुई थी उसमें 80 जानें चली गई थी और दर्जनों लोग क्या हो गए थे, लापता हो गए थे। ठीक है, but the two disaster zones separated by thousands of miles have the same problems: geography, unnatural rainfall and unhelpful human intervention and lack of, and yet many governments like the US are deprioritizing climate change। अब यहां पे क्या कह रहा है, हजारों मील दूर इन दो देशों की अगर आप बात करेंगे तो इनकी जो समस्याएं हैं, मतलब जो इनके क्षेत्रों की समस्याएं वो एक जैसी हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि भाई अमेरिका तो बहुत दूर है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे हमारे देश में है, लेकिन देखेंगे इनकी समस्याएं इस स्तर पर, जो प्राकृतिक आपदाओं की अगर हम स्तर की बात कर रहे हैं, हर चीज में भले अलग हो सकती है लेकिन इन चीजों में क्या है, ये सेम है, ये एक जैसी हैं। अगर इनके हम बात करते हैं इनके कहा गया, हाँ ज्योग्राफी की अगर हम इनके बात करते हैं, ठीक है, इनके हम अननेचुरल रेनफॉल की बात करते हैं, मतलब बिना मौसम के बारिश की अगर हम इनके बात करते हैं, इन चीजों की अगर हम बात करें, और साथ ही साथ अगर हम ह्यूमन इंटरवेंशन की बात करें, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन जैसे इन चीजों में लोगों को थोड़ा सपोर्टिव होना चाहिए, लोग वो इंटरवेंशन देखने को मिलता है, वो चीज नहीं होता है लोगों के साथ। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना कि हमारा देश है तो हमें उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन हमें क्या लगता है कि कूड़ा करकट है, कुछ भी है, नहीं हो रहा है, हटाओ, है ना, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है। तो ये भी चीज एक देखने को मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें प्लानिंग की कमी भी देखने को मिलती है। ठीक, लैक ऑफ, एंड येट मेनी गवर्नमेंट्स लाइक द यूएसआर, अब यूएस जैसी गवर्नमेंट भी क्लाइमेट चेंज को उतना सीरियसली नहीं ले रही, उसको डिप्रायोरिटाइज कर रही है। heralding what the Tony Blair Institute for Global Change calls the apathy era। अब इसको ना, ये जो इंस्टीट्यूट है ये इसको एपैथी एरा कह रही है। एपैथी एरा मतलब जैसे एक ऐसा एरा हो जहां पे लोग ध्यान दें चीजों को, मतलब इसके जो क्या बोल सकते हैं कि इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं अगर उसको समझें, ये कितना सीरियस है मुद्दा अगर उसको समझें तो वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे वो लोग नहीं समझ, देखिए लोग अभी क्या है कि हम कितने ज्यादा सैनिक जुटा लें, हम कितना ज्यादा वेपन बना लें, हम कितना ज्यादा मजबूत हो जाएं एक देश से, मतलब ये लड़ाई चल रही है एक्चुअली में। अब उसमें क्लाइमेट चेंज है और डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। मतलब देश जो बर्बाद हो रहा है, चाहे अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वही कह रहा है कि इसको एक एपैथी एरा बोल दिया गया है कि यहाँ पे लोगों को कोई मतलब नहीं है, उदासीनता का युग है। ठीक, द ट्रम्प रेजिम हैज रिड्यूस्ड फंडिंग फॉर नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोवा, और इसके लिए ट्रंप की जो रेजिम है उन्होंने अपने फंडिंग को भी क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है यानी कम कर दिया है। ठीक है, नोवा के लिए फंडिंग में इन्होंने भारी कटौती कर दी है और फेमा को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। ठीक, तो मतलब एक हमें आइडिया तो लग गया ना हम किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। हम नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे फ्लड्स हो गया, ऑन टू लिव डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इन देयर वेक इन द फर्स्ट वर्ल्ड, मतलब वो चाहे विकसित देश हो, चाहे अविकसित देश हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, किसी में भेद नहीं करता, वो सबको एक साथ लपेटता है। अगर वो आएगा तो आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप अच्छी जात के हैं, बुरी जात के हैं, अच्छे धर्म के हैं, बुरे धर्म के हैं, वो कुछ नहीं देखता, सबको मारेगा। वेल एज द, अब यहां पे देखिए क्या भरना है हमको, वेल एज द, अब बताओ क्या, एज द कंसेंट फ्लड, फ्लैश फ्लड, रिमिट फ्लड, डिस्क्रेशन फ्लड। अब देखिए प्रॉब्लम यहां पे भी एक चीज आ जाती है कि लड़कों को यही नहीं समझ में आता है कि भाई यहाँ पे हमें फिल करना क्या है। ठीक है, अब आप बताओ आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आपको क्या फिल करना चाहिए, क्योंकि मीनिंग ही नहीं पता होगी ज्यादा लोगों को। देखो एक तो यहाँ पे फ्लड दिया गया है, फ्लड का कंसेंट से कोई लेना देना होता ही नहीं है, क्योंकि कंसेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट। अब बताओ ऐसा कोई फ्लड होता है जिसमें अग्रीमेंट का कोई लेना देना हो? नहीं।
अब आप रेमिट की बात करो तो रेमिट का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? जिम्मेदारी। अब ऐसा फ्लड का जिम्मेदारी से क्या लेना देना है? डिस्क्रेशन की बात करें, केयरफुल जजमेंट, ठीक है, किसी चीज को लेकर के, जिसको हम ना सिंपल शब्दों में बोलते हैं कॉमन सेंस, ठीक है, या हम इसको बोलते हैं केयरफुल जजमेंट, ठीक है, ये बोलते हैं। तो यहां पे एक्चुअली ना कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, बाकी फ्लैश फ्लड कर रहा है, क्योंकि फ्लैश फ्लड का मतलब क्या होता है? सडन या सीवियर फ्लड, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम सीवियर या सडन फ्लड की बात कर रहे हैं, अचानक से आई हुई तबाही की, या बहुत गंभीर तबाही, गंभीर बाढ़ जो होता है, गंभीर बाढ़ का मतलब जो बहुत भयानक बाढ़ होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा। अगला देखना, कह रहा है कि फ्लड्स दैट हैव डिवास्टेटेड टेक्सास। अभी टेक्सास में आई बाढ़ को देख लीजिए, किलिंग मोर देन 100 एंड लिविंग डजन्स, सैकड़ों लोग मर गए, इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन, बहुत लोग लापता हुए। क्लाइमेट इंड्यूस्ड नेचुरल डिजास्टर्स आर अ ग्रेट एलिटिस्ट वर्डिक्ट लेवलर कैज्म। ग्रेट, अब देखो, अगर आप समझो इस बात को, अगर यहाँ पे एलिटिस्ट की हम बात करते हैं तो एलिटिस्ट क्या होता है? सुपीरियर क्लास से, जो रिलेटेड टू सुपीरियर क्लास, फेवरिंग द एलिट, ठीक है। तो ये रिलेटेड किससे होता है? ये रिलेटेड होता है आपके सुपीरियर क्लास से, है ना, उनसे। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? जजमेंट। और आपका क्या हो गया? लेवलर। अब लेवलर का एक्चुअली यहां पे देखिए, लोगों को लगे ये गलत है, गलत नहीं है। अफेक्टेड, अफेक्टिंग ऑल इक्वली। अफेक्टिंग मतलब प्रभावित करना, ऑल इक्वली यानी सबको एक जैसा प्रभावित करना, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, है ना, कोई कुछ भी हो, सबको प्रभावित एक जैसा करना। कैज मतलब क्या होता है? दरार, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जो गैप होता है या डिवाइड होता है, उसके लिए यूज करते हैं। तो यहां पे ये लेवलर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेट लेवलर है ना, क्लाइमेट इंड्यूस नेचुरल डिजास्टर आर ग्रेट लेवलर, मतलब वो एक समान लोगों को अफेक्ट करती है, उसके लिए कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है। आगे कहता है कि मोर यूज टू सच ट्रेजेडीज अकरिंग इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द फ्लैश फ्लड। अब देखो, पढ़ने का एक फायदा और ये होता है, जब आप पूरी चीजें पढ़ते हो तो देखो, जब हमने फॉरवर्ड रीडिंग करी तो यहाँ पे फ्लैश फ्लड आया हुआ है, तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? फ्लैश। तो ये भी हमें हेल्प मिलती है। एंड लैंडस्लाइड्स क्लेमिंग ऑलमोस्ट 80। अब देखो, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से 80 लोग मर गए और दर्जनों लोग मतलब मिसिंग थे, लापता थे इन हिमाचल प्रदेश। हैव बीन नो लेस यूफोरिक, मिस्टीरियस, एलिट या ट्रेजिक। अब एक बात बताओ, इतने लोग मरे, इतने लोग लापता हुए, तो ये क्या चीज है? ये क्या यूफोरिक है क्या? यूफोरिक तो हैप्पीनेस होता है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी है, सबको पता है कि बहुत सारे लोग लापता हैं और इतने लोग मर गए, तो इसमें मिस्टीरियस कुछ है ही नहीं है। एलिट अभी हमने आपको बताया था सुपीरियर क्लास से होता है, यहाँ सुपीरियर क्लास से क्या लेना है? ये ट्रेजिक हो जाएगा। ट्रेजिक, ट्रेजिक मतलब डिजास्टरस, वेरी सैड, ठीक है। बट द टू डिजास्टर जोन सेपरेटेड बाई थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। अब ये दो जगह के डिजास्टर की बात हो रही है, एक अमेरिका के अंदर हो रही है, एक हिमाचल प्रदेश में हो रही है। ये अपने मीलों दूर हैं, द सेम प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम उनकी सेम है। ज्योग्राफी, अननेचुरल रेनफॉल एंड अनहेल्पफुल ह्यूमन इंटरवेंशन, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। अब किस चीज की कमी है? तैयारी की। दोनों जगह अगर तैयारी अच्छी हो तो हो सकता है कि इतनी मौतें और ये चीजें आपको देखने को ना मिले। तो यहां देखो, लैक ऑफ नेग्लिजेंस, लैक ऑफ डिसेमिनेशन, लैक ऑफ कंपिटेंस। तो कंपिटेंस का जो मतलब होता है वो स्किल होता है। ये चीजें जो हो रही हैं वो स्किल की कमी की वजह से हो रही हैं, ये तो कोई सेंस बनाता नहीं। जो डिसेमिनेशन होता है इसका मतलब होता है स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को फैलाना, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन को फैलाने की कमी का कोई सेंस नहीं बनता, उधर लैग इधर नेग्लिजेंस, बात बनेगी नहीं, ठीक है। आप ये बोलो केयरलेसनेस की कमी, लापरवाही की कमी, ये क्या कोई सेंस बनता है क्या? नहीं। तो प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी की कमी। एंड द लास्ट वन इज द ट्रंप रेजिम हैज, जैसा कि हम लोगों ने बताया था, रिड्यूस कर दिया है फंडिंग को। कैसे? ग्रेजुअली किया। देखो ग्रेजुअली, आप जरा ना यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक बार आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? ग्रेजुअली, सर्टेनली, वर्चुअली या ड्रेस्टिकली? देखो ग्रेजुअली मतलब क्या होता है? धीरे धीरे।
जब फंडिंग थोड़ी थोड़ी करके घटाई जाए, धीरे धीरे करके घटाई जाए, उसके लिए ग्रेजुअली होता है। सर्टेनली एक्चुअली हम तब यूज करते हैं जब मतलब ना किसी भरोसे को दिखाना हो, ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम। लेकिन यहां सर्टेनली का कोई मतलब नहीं है, मतलब सर्टेनली मतलब होता है निश्चित रूप से। तो सर्टेनली पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। वर्चुअली यहां पे लिखा है, ये बताओ वर्चुअली मतलब क्या होता है? लगभग, मतलब ऑलमोस्ट। और ड्रेस्टिकली का मतलब क्या होता है? भारी मात्रा में, ठीक है। तो यहां पे ड्रास्टिकली हो जाएगा, ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। अब कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन किसी को? समझ गए? ग्रेजुअली मतलब अगर हम ये बोलें कि फंडिंग थोड़ी थोड़ी करके कम की जाती है, उसके लिए होता है। सर्टेनली क्या होता है? जैसे ये भरोसे को दिखाता है, मतलब जैसे किसी चीज को हम बोलते हैं ना ये सर्टेन है, तो हम निश्चितता की बात करते हैं, उसके लिए होता है। तो वो यहां पे है नहीं, है ना। आवाज एक बार सुन लें, सही आ रही है? उसके बाद क्या आपका करेक्ट आंसर? आवाज सही आ रही है। अब लास्ट में हम लोग एक चीज और कर लेते हैं, पैराग्राफ। देखो पैराग्राफ में भी वही चीज है। अगर पैराग्राफ को आपको समझना है तो पहले आपको पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैसेज करो, तो आप वहां पे उस चीज को टैली करा लो, मैच करा लो। मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन लेंदी होते हैं। यहाँ पे आप बताओ क्वेश्चन पढ़ोगे, है ना, ये जैसे ये इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ोगे 4-5 ऐसे ऐसे, उसके बाद फिर आप कहाँ चले जाओगे? फिर आप सीधा आ जाओगे पैसेज के अंदर। अरे ये कहाँ चले गए? फिर आप आ जाओगे पैसेज के अंदर। अब एक चीज आप सोच करके देखो, अब उतना क्वेश्चन आप पढ़ करके अपने माइंड में रखो, फिर ये पढ़ के वो साथ ही साथ पैरेलल उस क्वेश्चन को मैच करो, इसका आंसर कहाँ होगा? वो तो ज्यादा लेंदी लग रहा है, ये चीज ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग लग रही है, बहुत ट्रिकी लग रही है, कैसे हो जाएगा, है ना, कंफ्यूज होने लगोगे। सिंपल एक चीज करो, पहले ये पढ़ लो, ये पढ़ने के बाद वो पढ़ोगे तो मुझसे इजिली हो जाएगा। देखो जैसे क्या है, पढ़ना ध्यान से। इफ ग्लटनी इज द फाउंडेशन ऑन विच द edifice of the modern restaurant industry was built, could the GLP-1 class of the drugs be the wrecking ball that brings it all crashing down? अब एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहता है, पहले तो इसको थोड़ा ना आपको समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन लग नहीं पाएगा। ग्लटनी इज द फाउंडेशन ऑन विच द एडिफाइस ऑफ द मॉडर्न रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वाज बिल्ट। अच्छा एक बात बताइए, आज की जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो किस चीज के बुनियाद पर खड़ी है? वो इस चीज के बुनियाद पे खड़ी है, लोगों को भूख लगती है तो लोग खाने जाते हैं, लोगों को भूख ना लगे या लोग खाना कम करते हैं, ठीक है, तो क्या ये रेस्टोरेंट वगैरह चल पाएंगे? क्या नहीं चल पाएंगे। तो ये इसी फाउंडेशन पर बनी हुई है, ठीक। लोग खूब सारा खाएं, लालच में खाएं, है ना, तो इससे इनकी चीजें चलती रहती है, और यही रेस्टोरेंट के चलने का फाउंडेशन भी है। तो कह रहे हैं कि क्या कुड द GLP-1 क्लास ऑफ ड्रग्स बी द रेकिंग बॉल दैट ब्रिंग्स इट ऑल क्रैशिंग डाउन? तो ये जो GLP-1 की दवाइयां हैं, क्या इस इंडस्ट्री को, यानी किस इंडस्ट्री को, ये रेस्टोरेंट वाली इंडस्ट्री को, क्या ये गिरा देगी? अब सवाल यहां ये बनता है कि कौन सी दवाइयां हैं, किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो कह रहे हैं फ्रॉम लंदन टू दुबई टू न्यूयॉर्क सिटी, eateries are faced with the newly shrunk appetites of customers। अब देखिए लंदन से लेकर दुबई से लेकर न्यूयॉर्क तक लोग इस चीज को देख रहे हैं कि लोगों के जो कस्टमर्स की एपेटाइट है, उनके खाने की क्षमता कम हो रही है, ठीक है, थैंक्स टू द मिरेकल व्रॉट बाय ड्रग्स लाइक ओजेम्पिक एंड विगोई। ये दो दवाइयां हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि ये दो दवाइयां कर क्या रही हैं, जैसे देखिए ज्यादा खाने की वजह से क्या होता है कि इंसान को बीमारियां लगती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है ना। जितनी कैलोरीज की हमें नीड होती है उससे कहीं ज्यादा हम खा लेते हैं एक बार में, तो ये हमारी प्रॉब्लम होती है। तो वही वो चीज कह रहा है कि भाई ये जो तो दवाइयां हैं ना, इनके खाने की वजह से लोगों की एपेटाइट कम हो गई, भूख कम हो गई। तो भूख कम हो गई तो लोग रेस्टोरेंट जाना पसंद नहीं करते, कम खाते हैं, या जाते हैं तो कम खाते हैं, उससे उनकी बिक्री नहीं बनती है। तो अब रिलेट कर पा रहे हो चीजें क्या कहना चाहता है?
दिस हैज लेड अ स्क्रैम्बल टू डिजाइन स्पेशल मिनी मील मेन्यूज। अच्छा, अभी रेस्टोरेंट वाले भी कम चालाक थोड़ी हैं, इनको लगा कि 6 लोग कम खाते हैं तो इन्होंने मिनी मील अपने मेन्यू में कर दिया कि भाई तुम कम खाओगे तो तुम्हें कम बेचेंगे फिर भी धंधा थोड़ी कोई बंद कर देगा। Of smaller serving with appropriate pricing. After all, customers who push food around of their plates after just a few bites can't be expected to stomach the prices for regular portion sizes. अब ये कहना क्या चाहता है? ये कहना ये चाहता है कि इसकी वजह से अब रेस्टोरेंट में छोटे मील वाले मेन्यू बनाने की होड़ मच गई है, जिनमें खाना कम है और दाम भी उसी हिसाब से रखे गए हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर ग्राहक 2-4 निवाले खाकर प्लेट में खाना यहां वहां रख दे या खिसका दे तो पूरी प्लेट का पैसा क्यों देगा? मतलब कहने का मतलब, अगर हम थोड़ा सा खा रहे हैं तो हम इतने का पैसा क्यों देंगे? हम 2 रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी का पैसा देंगे ना। अब हमने क्या है कि आपने प्लेट सजा के ला दी, जैसे आपका मेन्यू होगा, आपने उसको मांगा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है तो पैसा ज्यादा है, वो लाके आपने हमारे सामने रख दिया, ठीक है, हमें खाना इतना है लेकिन हम पैसा दे रहे हैं इतने का, तो हमें ऐसा करो, डिजाइन करो मेन्यू, हमें इतना ही क्वांटिटी दो, हम इतने का ही पैसा दें। ऐसा नहीं है कि हम तुमको 1 किलो का पैसा दे रहे हैं, खा रहे हैं हम पाव भर, समझ रहे हो? तो दैट these so called mini portions are closer to the actual recommended serving is of course what lends a ting of irony to the restaurant industry predicament. अब देखो यहां पे ये जानते हो क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कि अब यहां पे दुखद बात ये है कि जिसको हम मिनी हिस्सा बोल रहे हैं ना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये मिनी मील है, एक्चुअली वही उतने ही हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अभी तक हम ज्यादा खा रहे थे, वो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो हमारे बॉडी के लिए ज्यादा कैलोरीज आ रही थी, तो उससे मोटापा वगैरह और तरह की बीमारियां बढ़ रही थी। अब जिसको तुम मिनी नाम दे रहे हो, मिनी नहीं है वो, सेट मतलब वो सफिशियंट है हमारी बॉडी के लिए। तो वही कह रहा है कि इसकी आयरनी देखो, आयरनी मतलब विडंबना। विडंबना क्या होती है? जैसे मान लो आग बुझाने वाला जो उसको क्या बोलते हैं, देखो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, जैसे मान लो जो आग बुझाने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है वहीं आग लग जाए तो इसको कहते हैं विडंबना। देखो एक रेस्टोरेंट चलाने वाला मालिक ही भूखा रह जाए, विडंबना देखो, है ना। कहते हैं कि भैया नदी के किनारे, समुद्र के किनारे प्यासा रह गया, विडंबना देखो, है ना। ये जो कंट्राडिक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो असल में यही सही मात्रा जो हमें खानी चाहिए, ठीक। उसके बाद द फाइंडिंग्स ऑफ 2016 स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स that most restaurants individual main course alone exceed the recommended calories for a single meal. अब कह रहा है कि 2016 की स्टडी में बताया गया था कि रेस्टोरेंट की सिर्फ एक डिश में ही जरूरत से कहीं ज्यादा कैलोरीज होती है। इससे पता चलता है कि बाहर खाने की आदत ने मोटापा और बीमारियां कितनी ज्यादा बढ़ा दी हैं, ठीक है। अब सोचो एक मील में ही हमारी जरूरत से ज्यादा कैलोरी होती है और हम दिन भर में 3-4 मील खा जाते हैं इस तरीके से रेस्टोरेंट में जाकर के। तो इससे क्या होगा? मोटापा ही बढ़ेगा, आपकी कैलोरीज ही बढ़ेगी, रोग ही बढ़ेंगे शरीर के अंदर, ठीक है। Underscored the extent to which the culture of eating out has contributed to obesity and related illness. उसकी वजह से obesity और illness बढ़ रही है। Other studies have highlighted the phenomena of portion distortion, showing how even restaurant plates have grown in size over the decades, contributing to the problem of overeating. अब देखो ये कहना क्या चाहता है? ये कहना ये चाहते हैं कि भैया दूसरी स्टडीज जो है वो पोर्शन डिस्टॉर्शन के बारे में बताती है कि यानी पिछले कई सालों में रेस्टोरेंट की प्लेटों का साइज इतना बढ़ गया है कि हमें ज्यादा खाने की गलत आदत पड़ गई है। क्योंकि जैसे होता ना कि पहले 2 रोटी दो, किसी को समझा दो कि ये 2 रोटी तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, वही है। किसी को समझा दो 10 रोटी तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, वो 10 रोटी की आदत डाल लेगा, वो खाता रहेगा, ठीक है। उसके बाद it appears that the hunger curbing power of GLP-1 drugs may succeed where mere will power has repeatedly failed. The cephalic phase of digestion in humans kicks in at the very sight and smell of food. ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि भूख को दबाने वाली ये दवाइयां वहां कामयाब हो रही हैं जहां इंसान की अपनी विल पावर बार बार फेल हो जा रही है। क्योंकि भाई आपको दवाइयां क्यों लेनी पड़ रही है? जैसे हमारे अंदर ये विल पावर हो, इच्छा हो कि यार हम नहीं खाएंगे, लेकिन आपका विल पावर वीक है तो आप न चाहते हो भी खा लेते, तो ये दवाइयां लेनी उनको पड़ रही हैं क्योंकि उनका विल पावर वीक है, जिससे उनकी भूख मर जाएगी तो खाएंगे नहीं। इवन इफ दे स्टार्ट recalibrate their business models for a future where burgers and fries are no longer supersized and fewer customers order enough food for there to be a doggy bag, Weight Watchers themselves might consider revisiting a hoary piece of advice: eat more at home. It is both healthier and cheaper. मतलब ये है कि
कि जब हम रेस्टोरेंट वाले अपना काम करने का तरीका बदल रहे हैं तो वजन कम करने वाले को भी एक पुरानी और पक्की सलाह मान लेनी चाहिए, ज्यादा खाएं, घर पर खाएं। अगर आपको ज्यादा ही खाना है तो घर पर खाएं, ये हेल्दियर भी होगा और चीपर भी होगा आपके लिए। होप सो कि ये पैसेज का थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा। अब आप देखो व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज का टोन क्या था, आपने पूरा पैसेज पढ़ा तो पैसेज आपको ऐसा पढ़ के लगा कि ये ह्यूमरस है या कैजुअल है, पेसिमिस्टिक है, अलार्मिस्ट है, न्यूट्रल है या डिटैच्ड है, या आयरनिक है या एनालिटिकल है? बताओ एक बार। अगर आपको पैसेज की समझ होगी तो आप ये बता पाओगे, अगर नहीं होगी तो नहीं बता पाओगे, सिंपल सी चीज है। देखो, ह्यूमरस मतलब होता है मजाकिया, ठीक है, फनी। क्या ये कहीं से फनी था? नहीं था। पेसिमिस्टिक एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, एक होता है पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होता है होपफुल, पेसिमिस्टिक होता है होपलेस। हम कहीं से होपलेस चीजों की बात कर रहे थे। अलार्मिस्ट मतलब होता है डराने वाला, ठीक है। कुछ लोगों को ये लग सकता है बट थोड़ा सुनना। न्यूट्रल और डिटैच्ड, न्यूट्रल और डिटैच्ड का भी कोई मतलब नहीं। न्यूट्रल मतलब होता है जहां पे हम मतलब फैक्ट या इंफॉर्मेशन देते हैं, ना कि अपना ओपिनियन। देखो सुनना इस बात को, जब इंसान अपना ओपिनियन न देके, अपनी राय न देकर के फैक्ट या इंफॉर्मेशन देते हैं किसी चीज के बारे में, ठीक है, उसको न्यूट्रल कहा जाता है। तो ऐसा भी नहीं था कि इंसान अपना फैक्ट या इंफॉर्मेशन दे रहा था, अपना ओपिनियन नहीं देता। एक्चुअली ये आयरनिक और एनालिटिकल है, ठीक है। आयरनिक हम इस बात को क्यों कह रहे हैं कि ये आयरनिक है, क्योंकि आपने देखा होगा विडंबना वाली बात वहां पे हुई थी, ठीक है। जैसे रेस्टोरेंट वाले क्या कर रहे हैं कि मिनी मील करके बेच रहे हैं। एक्चुअली विडंबना यही है कि वो कहना चाहता है कि भाई ये मिनी नहीं है, ये एक बॉडी के लिए जितना मील चाहिए वो सफिशियंट है, तुम पहले ज्यादा खिलाते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। पहले बताओ ये बात क्लियर है भाई? एक बार बता दो, समझ में आया? ये चीज आया, क्लियर है? आयरनिक और एनालिटिकल वाली बात समझ में आ गई? तो यहां पे हम विडंबना की बात कर रहे थे, ठीक है। अगला देखो, based on the passage, what is the most likely long-term implication of widespread GLP-1 drug use for the restaurant industry? Restaurant will have to shift focus towards smaller, healthier portions to remain profitable. Restaurant profits will increase as customers pay premium prices for mini meals. The demand for doggy bags will rise as customers take home uneaten food. Customers will stop eating out entirely. entirely तो बंद ही नहीं कर सकते, ये तो वैसे ही लॉजिकल बात हो गई। तो अब हमारे पास तीन चीजें बची। अब तीन चीजों में बताओ क्या होगा। पैसेज के आधार पर व्हाट इज द मोस्ट लाइकली लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑफ वाइड स्प्रेड GLP-1 ड्रग यूज फॉर द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री? तो इससे क्या होगा, रेस्टोरेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड स्मॉलर हेल्दियर पोर्शंस टू रिमेन प्रॉफिटेबल। छोटा मिल रखिए, हेल्दी मिल रखिए, तभी ये बन पाएगा। बाकी रेस्टोरेंट प्रॉफिट्स विल इंक्रीज एज कस्टमर्स पे प्रीमियम प्राइसेस फॉर मिनी। आप मिनी मील के लिए प्रीमियम प्राइस नहीं देने वाले। छोटा मील होगा तो सस्ते मिलेंगे, क्योंकि पूरे पैसेज में हमने देखा था घर खाओ चीप, मतलब कम में खाओ अच्छा खाओ, है ना। तो ये भी नहीं होगा। डिमांड फॉर डॉगी बैग्स, ये तो अननेसेसरी है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई आर द न्यू मिनी पोर्शंस कंसीडर्ड आयरनिक बाय द ऑथर? देखो यहाँ पे भी बात हुआ है ना, ये जो मिनी पोर्शन को क्यों आयरनिक माना जा रहा है, क्योंकि क्यों माना जा रहा है कि ये विडंबना है? बिकॉज कस्टमर्स आर पेइंग मोर मनी फॉर लेस फूड। क्या ये विडंबना है? नहीं। बिकॉज दिस स्मॉलर सर्विंग्स मैच व्हाट हेल्थ एक्सपर्ट्स हैव लॉन्ग रिकमेंडेड। ये स्मॉलर सर्विंग ही बार बार रिकमेंड किया जाता था हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा, येट वर इग्नोर्ड अंटिल नाउ, जो अब तक इग्नोर किया गया है, ये विडंबना है। तो ये आंसर हमारा हो गया। बिकॉज रेस्टोरेंट हैव रिड्यूस प्लेट साइज टू सेव कॉस्ट रेदर देन इंप्रूव हेल्थ, ये तो गलत है। बिकॉज पोर्शन साइजेस हैव हिस्टोरिकली बीन टू स्मॉल इन रेस्टोरेंट। Which of the following statements is most accurate according to the passage? अब हमें बताना है कौन सा पैसेज के अकॉर्डिंग एक्यूरेट है। GLP-1 drugs like Ozempic have led to the creation of mini meal menus
that ironically align more closely with recommended portion size. Restaurant portions have always been aligned, have always been aligned with the calorie recommendation. ये तो गलत है, कभी से अलाइन नहीं था, वो तो भर भर के फ्राइज बर्गर्स खूब खिलाते थे. The cephalic phase of digestion begins only after consuming food, not when merely seeing or smelling it. GLP-1 drugs are ineffective. ये तो होगा नहीं. तो आपको क्या लग रहा है? ए. ठीक है. एंड द लास्ट क्वेश्चन, और ये खत्म हो जाएगा. बेस्ड ऑन द 2016 स्टडी साइटेड इन द पैसेज, साइटेड मतलब उल्लेख किया गया, तो पैसेज में जो 2016 स्टडी उल्लेख किया गया उसके आधार पर आप बताइए क्या कंक्लूजन वैलिड है, क्या इन्फ्रेंस वैलिड है. मोस्ट रेस्टोरेंट मेन कोर्सेज एक्सीडेड recommended single meal calories, suggesting a systemic role of dining out culture in promoting obesity. Restaurants have been steadily decreasing portion sizes to match recommended calorie intake since 26. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं. 2016 से वो लोग रिकमेंडेड कैलोरीज को लेकर के मैच तो नहीं कर रहे हैं, लगातार पोर्शन तो नहीं घटा रहे हैं, ऐसा कहीं मेंशन नहीं था. प्लेट साइज इन रेस्टोरेंट हैज रिमेन्ड कांस्टेंट ओवर द डिकेड्स, शोइंग नो करेक्ट correlation to overeating trend. The 2016 study directly proved that all forms of overeating are caused by large portion size in restaurant. तो most main course है exceeded recommended single meal calories, यानी A. ठीक है ये चीज. तो होप सो कि ये सेशन आप लोग को पसंद आया होगा, और बाकी फर्दर सेशन इसी तरीके से आप लोगों को चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कैसा लगा आप सभी लोगों को, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, और बाकी चीज़ जो आपकी फीडबैक हो वो चीज़ बताना. ठीक है. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच आप सभी लोग का.